चलिए भैया, आज के क्लास में हम लोग एसएससी जेई का जो पहला सब्जेक्ट आपका हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था पहले कि स्टार्ट करेंगे या तो सर्वेइंग या तो बीएम। तो मैं सर्वेइंग आपके सामने स्टार्ट करता हूं। और सर्वेइंग में देखिए कुछ डिप्लोमा का क्लास आपने लिया होगा तो कुछ मिली जुली चीजें आपने समझी भी होंगी, लेकिन उसके आगे की जो चीजें हैं, जो फैक्ट हैं, उनको आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो कंप्लीट देखने के बाद इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस मैंने एमसीक्यू आपको दे रखे हैं, जिनको आपको निश्चित रूप से पहले अभी हो सके तो देख लीजिए और देखिए कि आप उसको कितना कर पा रहे हैं। लगभग कर जाएंगे आप वैसे भी, क्योंकि पहले चैप्टर में कुछ खास है नहीं वैसा, लेकिन क्या पहले के कंपेयर में इंप्रूवमेंट आई कि नहीं आई वो चीज देखिएगा। और उसके बाद जब ये क्लास से आप वाकिफ हो जाएं कि हाँ ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, तो फिर क्लास को कैसे लेना है, परचेज करना है, उसके लिए व्हाट्सएप नंबर और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वो है आपका क्या, सर्वेइंग। ठीक है ना। देखिए सर्वेइंग का मेन पूरा कहानी आप लोग समझ लीजिए कि सर्वेइंग में हम लोग को करना क्या है। देखिए, तो सर्वेइंग में एक चीज मैंने पहले भी बता रखा था कि सर्वेइंग इज नथिंग बट एन आर्ट टू डिटरमाइन रिलेटिव पोजीशंस ऑफ पॉइंट। सर्वेइंग का बड़ा ही जनरल मतलब जो मैंने बताया था कि किसी भी तरह से, अब बहुत डिटेल में वो वाला बात नहीं करूंगा डिप्लोमा वाला कि क्या करते हैं कैसे करते हैं सर्वे में, वो बातें नहीं करेंगे। लेकिन हाँ ये बात कर लेते हैं कि सर्वेइंग का मेन उद्देश्य जो होता है वो होता है बिंदु, जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे वो अर्थ पर हो, चाहे अर्थ के ऊपर हो, चाहे अर्थ के नीचे हो, उन सारे पॉइंट्स के बीच में रिलेटिव पोजीशंस निकालना और उन पोजीशंस के बेस पर उनको ले जा करके प्लॉट करना पेपर पर, जिससे उस क्षेत्र के बारे में सही जानकारी मिल पाए हमको। ये एक तरह से इंजीनियरिंग सर्वे को मैं इंडिकेट कर रहा हूं। वैसे सर्वे का जनरल मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी किसी भी क्षेत्र में अगर डेटा का आप कलेक्शन कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। बात समझ में उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कि सर्वे कर रहे हैं। बात समझ आ रही। अब एक चीज और समझिएगा ध्यान से, जब सर्वे किया गया तो इसी पृथ्वी का किया गया, तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर किसी जगह का मैप बनाना है या प्लान बनाना है, सबसे पहला डिफरेंस यहां पर कि हम लोगों को समझना क्या है कि हम लोगों को फाइनली करना क्या होता है, मैप बनाना होता है कहीं का, किसी जगह का मैप बनाना होता है या फिर हमको प्लान बनाना होता है। इस क्लास का लेक्चर का एक एक पॉइंट सुनते जाना, बाद में पता चलेगा कि क्या बोल गया और क्या समझ में आ गया। ठीक है ना। एक चीज होती है मैप बनाना और एक होती है चीज प्लान बनाना। बात समझ में आ रही ना। तो मैप और प्लान में बहुत कोई डिफरेंस नहीं है। बोथ आर टॉप व्यू ऑफ अ लैंड पार्ट और ऑफ अ ऑब्जेक्ट। दोनों ही क्या है, एक तरह से लैंड पार्ट या किसी ऑब्जेक्ट के टॉप व्यू होते हैं। लेकिन ये प्लान जो होता है वो बनाया जाता है रिलेटिवली, ध्यान समझिएगा, रिलेटिवली लार्ज स्केल पर, लार्ज स्केल, रिलेटिवली लार्ज स्केल, और ये जो बनाया जाता है वो रिलेटिवली रिलेटिवली स्मॉल स्केल पर बनाया जाता है। अब ये स्केल एक शब्द आ गई, चीजें उतनी इजी नहीं है जितना आपको दिखाई दे रहा है ना। अब प्लान जब जो बनाया गया लार्ज स्केल पर और यहां पर किया गया, तो एक चीज बहुत सिंपल सा हम लोग यहां पे बात समझ लें कि लार्ज और स्मॉल स्केल का मतलब क्या होता है। स्केल अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है, लेकिन स्केल का मतलब होता है किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर हम किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक कोई वस्तु है या कोई जगह है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो या तो हम उसको उससे बड़ा करके रिप्रेजेंट करते हैं या तो उससे छोटा। क्योंकि हमने बोला कि सर्वे का उद्देश्य क्या है, मैप बनाना। मैप क्यों बनाना, किसी जगह का अगर नक्शा या प्लान हमको मिल जाएगा तो हम ये समझ पाएंगे कि उस जगह में क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या संभव है और क्या क्या संभव नहीं है। तो सर्वे का मेन काम क्या था, उस जगह को घेर घार के देख समझ करके उसका नक्शा बना लेना, और उस नक्शे को हम लोग मैप बोल सकते हैं, प्लान बोल सकते हैं। डिफरेंस हमने बताया, देखिए आप वो डिफरेंस समझिए। प्लान छोटे चीजों का बनता है। अब कहेंगे सर छोटे चीजों में आप लार्ज क्यों लिखे हैं, मैप बड़ी चीजों का बनता है तो आप स्मॉल क्यों लिखे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्केल्स हियर, और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है ना। क्या अंतर है दोनों में अभी बात करेंगे। अच्छा,
स्केल की बात की। अब स्केल में अगर दो स्केल आपके सामने है, मैं यहीं पर क्लियर कर दूं। एक स्केल आपके सामने है कि कोई चीज बनी है 1/100 पर। आपने अगर बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा कि आप बिल्डिंग की ड्राइंग 1/100 से 1/200 पर बनाते थे, ठीक है ना। यानी कोई बिल्डिंग होगी उसको 1/100 कर देते होंगे, छोटा कर देते होंगे, 1/100 कर देते होंगे, तो वो बिल्डिंग क्या होती होगी, बन जाती होगी। और दूसरा एक चीज और होगा कि आप कोई बहुत बिल्डिंग से बहुत बड़ा एरिया होता, मान लीजिए बिल्डिंग का 100 गुना होता, कोई शहर होता, तो क्या शहर को 1/100 करते तो कागज पे आता नहीं, उसको 1/10,000, 1/1 लाख करना पड़ता, मतलब उसको और ज्यादा छोटा करना पड़ता। यानी जितनी बड़ी चीज तो उसके लिए जो पैमाना यूज होगा यानी स्केल यूज होगी वो चलिए 1/10,000 हमने मान ली, ठीक है ना। तो आपको ये किसके लिए सूटेबल था, ये था सूटेबल बिल्डिंग के लिए, जबकि ये किसके लिए सूटेबल था, ये सूटेबल था टाउन के लिए। ये किसके लिए सूटेबल था, टाउन के लिए। बात समझ में आ रही ना। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या हुए, एक एक स्केल जो है वो छोटे चीज के लिए, छोटे ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन स्केल क्या होगी, ये स्केल जो है, अगर स्केल की बात करें तो कौन सी बड़ी है, तो ये ऊपर वाली स्केल क्या है, बड़ी है, क्योंकि 1/100 बड़ा है 1/10,000 से। बात समझ में आ रही है। एक चीज और जान लीजिए, जब किसी चीज को हम लोग जितना वो हो उससे छोटा करके दिखाते हैं, जैसे बिल्डिंग बड़ी थी उसको हमने छोटा किया, तो उस जो स्केल को कहते हैं, उस स्केल को कहते हैं हम लोग रिड्यूस्ड स्केल। उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिड्यूस्ड स्केल। जब किसी बड़ी चीज को छोटा किया जाता है तो उस स्केल को, जो स्केल यूज किए उस स्केल को रिड्यूस्ड स्केल कहते हैं। और जब किसी छोटी चीज को बड़ा, जैसे अब एक बायोलॉजी के टीचर माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहे होते, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर किसी मशीन के छोटे छोटे पार्ट देख रहा होता, किसी सर्किट को समझ में रहा होता, तो वो उसको जूम करके देखेगा। हम लोग बिल्डिंग वगैरह को समझते हैं तो हम छोटा करके समझते हैं, तो वो लोग करते हैं इनलार्ज और हम लोग करते हैं रिड्यूस। तो स्केल दो टाइप की होती हैं इस बेसिस पर, एक इनलार्ज स्केल और एक रिड्यूस स्केल। तो यहां पर रिड्यूस स्केल हुआ, और एक और स्केल कौन सी होगी, इनलार्ज करना। इनलार्ज करने का मतलब समझ ही रहे होंगे आप, इनलार्ज करने का मतलब क्या हुआ, रुक जाइएगा जरा ध्यान से यहाँ पे। हाँ, दूसरा क्या हो गया, एक रिड्यूस स्केल हो गया और एक इनलार्ज स्केल हो गया, ठीक है ना, ये रहेगा इनलार्ज स्केल हो गया। अब रिड्यूस का मतलब ये किसके लिए होता है, ये बिगर ऑब्जेक्ट्स के लिए होगा, मतलब जो बड़ी चीजें होंगी बिगर ऑब्जेक्ट्स के लिए होगा, ठीक है ना। और ये क्या होगा, ये स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स के लिए होगा। इन चीजों को ध्यान देते जाइएगा, ठीक है ना, स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स के लिए होगा। क्लियर है, ये रिड्यूस के लिए हो गया, ये इनलार्ज स्केल हो गया। अब आपने ये समझा कि स्केल में कौन सा, तो मैप किस पे बनेगा बताइए, स्मॉल पे बनेगा कि प्लान स्मॉल पे बनेगा, तो प्लान बिल्डिंग का होता है, जबकि मैप तो भारत का है, उत्तर प्रदेश का है, या फिर जिस जगह से हो। तो मैप जो है बड़ी बड़ी चीजों का, यानी बिगर ऑब्जेक्ट का बनता है रिड्यूस स्केल पर। अब एक चीज यहाँ पे स्मॉलर ऑब्जेक्ट का मतलब ये काफी, ये आप रिड्यूस स्केल पर तो दोनों ही हैं, ये दोनों ही रिड्यूस किए गए हैं। तो ये जो बिल्डिंग वगैरह बना, ये थोड़ा सा रिलेटिवली बिल्डिंग इसका ये लार्ज स्केल है। इसके कंपेयर में हमने ये नहीं बोला कि लार्ज और स्मॉल, हमने बोला रिलेटिवली लार्ज और रिलेटिवली स्मॉल। इसके तुलना में ये लार्ज है और इसकी तुलना में ये स्मॉल स्केल है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही रिड्यूस स्केल है, ये बोथ ही दोनों ही साइज को कम कर रही, एक एक कम कर रहा है तो ज्यादा कम कर दे रहा है, और एक कम कम कर रहा है। तो दोनों ही कैसी हैं, रिड्यूस्ड ही हैं, दोनों ही रिड्यूस्ड हैं, लेकिन हाँ एक कम रिड्यूस कर रहा है, एक ज्यादा रिड्यूस कर दे रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके कंपेयर में ये बड़ी स्केल है और इसके कंपेयर में ये छोटी स्केल है। अच्छा, ये सब जो नक्शे वगैरह बना रहे हैं हम लोग, ये सब जो नक्शे वगैरह हम लोग बना रहे हैं किसी न किसी स्केल पर बनाएंगे। अच्छा, इन नक्शों की जिम्मेदारी जो दी गई बनाने की, जैसे भारत का नक्शा बनाना था, उसकी बाउंड्री को सेट करना था, उसको पेपर पर उतारना था, तो ऐसे जो भी नए काम जुड़ते हैं तो वो कौन करता है, उसके लिए सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया है। भारत में कोई भी महत्वपूर्ण सर्वे का काम करना हो तो कौन बनाया गया है, सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया है। और एक चीज जान लीजिए, इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है बताइए, देहरादून में। देहरादून आप लोग जानते होंगे,
उत्तराखंड में है, और देहरादून में ही क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। बात समझ में आ रही, सर्वे ऑफ इंडिया का, ठीक है। देहरादून के बारे में एक और खास जानकारी आपको बता दिया जाए, देहरादून स्कूल कैपिटल भी है। स्कूल कैपिटल का मतलब स्कूल राजधानी। अब जैसे ऐसे दिल्ली राजधानी है, लेकिन स्कूल कैपिटल जो होता है वो इस तरह से, ये जीएस की बात हो गई, यहाँ की कोई बात नहीं है। इसी तरीके से हम लोग का जो फाइनेंशियल कैपिटल है, जो वित्तीय राजधानी है, वो मुंबई है। तो हर जगह का अलग अलग हिसाब है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा देहरादून में और क्या खास था, ठीक है ना। सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे हम लोग का, देहरादून में है। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से एक क्वेश्चन लेवलिंग में आएगा, चलिए उसी समय उस पर डिस्कस किया जाएगा, अभी छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये इतनी चीजें हम लोगों ने अभी तक देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि चलिए इन्हीं मैप्स को बनाने के लिए, इन्हीं मैप वगैरह को बनाने के लिए हमने किसी जगह को देखा, समझा और उसको कागज पे उतारने का प्रयास किया। तो उस प्रयास में, अच्छा इस क्वेश्चन को, इन सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइएगा, ये सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है ना। इनको जब मैप पर उतारना हुआ तो हमें तो पहले अवलोकन करना होगा, वी नीड टू ऑब्जर्व फर्स्ट। और ऑब्जर्व करते समय ध्यान दीजिएगा, हमें किन चीजों का ध्यान रखना पड़ा। हमने देखा कि हमारे लिए पृथ्वी बिल्कुल फ्लैटर दिख रही है। फ्लैटर दिख रही का मतलब पृथ्वी की सतह जो है हमें चौरस दिख रही थी, मतलब हम उस पर आ जा सकते थे, चल फिर सकते थे। एक्चुअली वो गोल थी। और पृथ्वी के बारे में लेट अस डिस्कस समथिंग, कि जो सबसे पहले हमारा ग्लोब है उसको समझिए, क्योंकि ग्लोब पर ही हम लोग क्या कर रहे हैं, मैपिंग वगैरह जो भी हो रही है वो किस पर हो रही है, ग्लोब पर हो रही है। ग्लोब हमारा कैसा है, तो एक हल्के हाथ में बात समझ लीजिएगा कि ग्लोब हमारा ऐसा झुका हुआ, इसका जो एक्सिस है हल्का सा झुका हुआ है, और हमारा जो ग्लोब है वो कुछ इस टाइप सा है, ठीक ना। इस टाइप का मतलब क्या है, इसको अभी मैं समझा दूंगा अभी आपको। ये पृथ्वी का क्या है, ग्लोब है, पृथ्वी का ग्लोब है ये हमारा पृथ्वी का, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा इस चीज को, यहां पर नॉर्थ पोल है, यहां पे साउथ पोल है, ठीक है ना। यहां पे ध्यान समझिएगा चीजों को। ये थोड़ा सा, ये अगर इस एक्सिस की बात करें, इस एक्सिस की, तो ये इसकी जो है ना वो पोलर एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है, पोलर एक्सिस है, क्लियर है, पोलर एक्सिस है। और ये वाली जो है ना, ये इसकी, ये एक्सिस कहां होती है, पृथ्वी की जो गेंद है उसके अंदर से, सेंटर से होते हुए छड़ी अगर लगा दी जाए, छड़ी नहीं है मतलब एक इमेजिनरी एक्सिस है उसका, ये पोलर एक्सिस है। और ये वाली जो है वो इसकी इक्वेटर एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है, इक्वेटर एक्सिस है। बात समझ में आ रही है ना। तो पोलर एक्सिस हो गया, इक्वेटर एक्सिस हो गया। पोलर एक्सिस जो है वो ऐसे पोल्स पर चपटी है, मतलब चपटी का मतलब ऐसे समझिएगा कि ये ना ऐसे जो है थोड़ी सी ऐसे दबी हुई है, ऊपर कह लें फ्लैटर है, और यहां पर कर्वेचर इसका क्या है, थोड़ा सा हाई है। तो ये पोलर एक्सिस यानी इक्वेटर जो आपका है, इक्वेटर क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, किससे, पोलर से थोड़ा सा बड़ा है। कितना बड़ा है, एक चीज और बता लें, लगभग इसकी लंबाई, जो इक्वेटर की लंबाई है वो लगभग 12,756 दशमलव कुछ है, और जो पोलर है उसका 12,713 दशमलव, शायद इसका 168 है, इसका 168 है, और इसका 60 समथिंग है, ठीक है ना। इसका ये हिसाब किताब है। चलिए ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये डेटा है, आप 12,756 तक याद रखें, वो भी बहुत बड़ी बात है। इसका डायमीटर जो पृथ्वी का है 168 के नियर अबाउट है, लगभग 12,713.168 है उसका, नहीं इसका 168 है, सॉरी 168 है, और इसका जो है वो 60 के नियर अबाउट है, ठीक है ना। हाँ, तो ये इक्वेटर वाला जो एक्सिस है आपका वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, और इसके कंपेयर में तो जो डिफरेंस है वो मायने रखता है। मतलब डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस जो है दोनों में वो कितना है, वो है 43.43 किलोमीटर का। कितने का, 43.43 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों में। दूसरी चीज, परसेंटेज डिफरेंस कितना है, कि वो उससे कितना परसेंट छोटा है या वो उससे कितना परसेंट बड़ा है। इसकी बात अगर हम लोग करें तो ये है 0.34%। कितना छोटा है, ये इसके कंपेयर में अगर परसेंटेज निकालें कि कितना परसेंट छोटा या कितना परसेंट बड़ा है, तो वो उसके कंपेयर में 0.34% बड़ा या उसके कंपेयर में छोटा है। ये परसेंटेज वाला भी डेटा याद रखिएगा।
ज्यादातर अगर कहीं भी पृथ्वी की त्रिज्या, मतलब कहीं भी पृथ्वी का पूछे कि त्रिज्या, जैसे अभी जब लेवलिंग पढ़ेंगे हम लोग तो वहां पर फॉर्मूला आएगा कर्वेचर और रिफ्लेक्शन में, और यूज करना होगा d²/2r का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो वहां पर पृथ्वी का जो रेडियस हम लोग लेंगे, अभी पूरी बात में धीरे धीरे सुनते जाइए कि इससे कितने क्वेश्चन है। पृथ्वी का जो रेडियस, मतलब एवरेज रेडियस हर जगह अलग अलग है, लेकिन जो एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ है, एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ है, वो कितना लिया जाता है? वो लिया जाता है 6370 किलोमीटर के आसपास। वैसे होता लगभग, कई लोग 6400 किलोमीटर बोल देते हैं, लेकिन 6370 किलोमीटर एक औसत रेडियस है पृथ्वी का जो लिया जाता है। बात समझ में आ रही ना? तो अब एक चीज यहां पर आप लोगों ने समझ लिया अच्छे से कि पृथ्वी की बनावट कैसी है। अच्छा, बनावट से याद आया कि शेप कैसा है इसका, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शेप कैसा है। वो ये है ऑबलेट, ऑबलेट स्फेरॉइड। अब एबलेट स्फेरॉइड का मतलब क्या होता है? मतलब एक तिरछा गोला है। ऑबलेट स्फेरॉइड का मतलब होता है एक तिरछा गोला है। पृथ्वी का वैसे आकार ही एक शेप है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं कि ये कैसा है, सिलेंडर है सर, ये तो सिलेंडर जैसा दिख रहा है, मतलब इसका आकार सिलेंड्रिकल है। हम बोलेंगे नहीं नहीं ये स्फेयर है, कहेंगे सर गजब बेवकूफ आदमी है, स्फेयर तो वैसा होता है, हम इसी को स्फेयर कहेंगे मेरा मन। क्योंकि किसी ने तो बोला होगा पहली बार जीवन में कि ये स्फेरॉइड, ये स्फेयर नहीं है बल्कि इसको सिलेंडर कहा जाएगा। इसी तरह पृथ्वी के आकार को ही किसी ने एक बार कह दिया कि वो कैसी है, वो जीवॉइड है, ठीक है ना। जीवॉइड है। ऑबलिट मतलब तो एक तरह से तिरछा गोला हुआ, जीवॉइड उसके आकार को कही दिया गया। तो ऑप्शन में कोई भी एक रह सकता है। पृथ्वी का शेप कैसा है, तो या तो वो जीवॉइड कह देगा या फिर ऑबलिट स्फेरॉइड कह देगा। ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। पृथ्वी के बारे में इतनी सी जानकारी आपको हल्की फुल्की इसके ग्लोब के बारे में मिल गई। अब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात मैं कंपास में करूंगा। अभी पृथ्वी की आंतरिक जो बनावट है उसके बारे में जब बिल्डिंग मटेरियल पढ़ेंगे तो कोर है, तो ये है, तो वो है, वो सारा अंदर क्या क्या भरा है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है कंपास के मैग्नेटिक नीडल पर, उन सब बारे में बात हम लोग कभी और करेंगे। फिलहाल इन इन मुद्दों पर आप ध्यान देते रहिएगा कि ये सब पृथ्वी की जनरल जानकारी। हमने सबसे पहले बोला कि हमको मैप या प्लान बनाना है, और मैप प्लान को समझाते समय स्केल को हल्का सा समझा दिया। अभी स्केल पर बात करनी है, स्केल टाइप वाइज पर बात करनी है, रिड्यूस और एनलार्ज होते हैं ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद ग्लोब के बारे में हमने बात कर ली, और ग्लोब के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने दे दी। ये सारे क्वेश्चन छपे छपाए, कोई भी बुक अगर आप रखे हो और उसमें पहला चैप्टर सर्वे का जो इंट्रोडक्शन वगैरह का हो, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप देखिएगा और आपको वन बाय वन समझ में आने लगेंगी चीजें, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसी कर्वेचर को, पृथ्वी के इसी कर्वेचर यानी इसी वक्रता को ध्यान में रखते हुए हम लोग सर्वे करें या इसको फ्लैट मान के सर्वे करें। बात समझ में आ रही ना? इस पर एक चीज ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की ये जो सतह है ये अच्छा, हम लोग यहां पे रहते, हम लोग यहीं से यहां अगर चलें थोड़ी दूरी तक तो हमको तो लगभग फ्लैट ही समझ में आएगा। अगर ये दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग दूरियां तय करें, ये दो दो पॉइंट हमने यहां पर बना लिए, इनके बीच में देखें तो ये लगभग सीधा समझ में आ रहा है। इसलिए इसके कर्वेचर को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। कर्वेचर को नेग्लेक्ट कर क्यों किया जाता है? क्योंकि अब यहां पर फिर एक बात को समझिएगा, लगभग लगभग देखा गया है कि पृथ्वी की सतह पे लगभग 18.2 किलोमीटर की दूरी अगर आप सीधा चलें, मतलब अगर ये पृथ्वी का गोला है, लाइक इसको ऐसे समझिए, ये पृथ्वी का गोला है, ठीक है ना, और गोले पर आप ऐसे घूमते हुए अगर 18, देखिए ये तो बहुत ज्यादा दूरी हो गई, लेकिन मान लीजिए 18.2 किलोमीटर चलें, तो ये ऐसे घूम के जो कॉर्ड में गए हैं उसके बजाय अगर आप सीधा इसको मान के ऐसे समझे होते, तो इस सीधी लाइन और घूमी हुई लाइन में अगर 18 किलोमीटर, अगर आप 18.2 किलोमीटर के नियर अबाउट चले हैं आर्क पर, तो उसकी कॉर्ड यानी उसकी जीवा और आर्क में जो अंतर होता है वो केवल केवल 15 mm का होता है, 15 mm का होता है। एक चीज यहां से बड़ा कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, अरे बहुत गलती होती, कैसे गलती होती मैं सब पर अभी बात करता हूं। कहेंगे सर आप 15 बोले हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, इस पर अभी बात करते हैं, ध्यान समझिएगा। एक चीज, एग्जाम में अक्सर डेटा कैसे रहेगा, अगर 18.2 लिखा है,
ध्यान समझिएगा, एकदम सही वाली जो बात है वो मैं बता रहा हूं आपको। सही है कि 12 किलोमीटर में 10 का डिफरेंस होना, 12 किलोमीटर में 10 का डिफरेंस, ये बिल्कुल सही डेटा है। लेकिन एग्जाम में ये आता नहीं है, एग्जाम में ये बिल्कुल भी आता नहीं। एग्जाम में क्या क्या आएगा वो बता दूंगा मैं। पहली बात कि ये सही डेटा है, अगर ये आया है तो ठीक है। अगर ऐसा दिया कि 18.2 किलोमीटर, तो वो अक्सर इस केस में 100 वाले डेटा को सही करता है, जो कि गलत है, लेकिन एग्जाम आज तक उसी को सही करता आया है। तो आयोग में क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करिए। इतने दिन से मैं देख रहा हूं कि इस पर अभी तक काम नहीं हुआ कि इसको सुधारा जा सके। अलबत्ता इस पर न्यूमेरिकल बनाया गया। एलएमआरसी में पिछली बार क्वेश्चन क्या आ रहा है मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। बोल रहा है कि 100, अच्छा देखिए यहां पे अगर देखा जाए ये 100 है, अगर 10 बोलता तो फिर भी मान लेते। क्यों? चलो यार 12 की जगह 18 किलोमीटर में 10 का अंतर बता दिया। सच्चाई डेटा है कि ये 10 का डिफरेंस ही होना चाहिए, लेकिन ये बोल कितना देता है? 100 सही कर देता है। पिछली बार न्यूमेरिकल लगवा रहा था, कह रहा है कि यदि, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को, अभी बोल रहा है एलएमआरसी का पेपर उठा के देखिएगा, अगर आपके पास मिल जाए तो, नहीं तो किसी ने सीनियर आपके दिया होगा। बोला है कि यदि पृथ्वी की सतह पर दो बिंदुओं के बीच की उनकी कॉर्ड और आर्क में जो डिफरेंस है वो 500 का है, 500 का है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। और ऑप्शन में है, ऑप्शन में क्या क्या दूरी दिया है? 90 किलोमीटर, 91 किलोमीटर, उसके बाद दिया है 12 किलोमीटर, और उसके बाद दिया है 18 किलोमीटर। ये ऑप्शंस उसके दे रखे हैं, और उसमें वो पूछ रहा है कि अगर अगर उसके सबस्टेंडेड कॉर्ड, सबस्टेंडेड कॉर्ड का मतलब क्या होता है? जो आर्क बनी है उससे जो जीवा बनती है उसको आर्क, आर्क कोई ऐसे बना है और उसके दोनों पॉइंट्स को मिला है तो उसको बोलते हैं सबस्टेंडेड कॉर्ड, मतलब बनाई गई जीवा। तो बनाई गई जीवा की लंबाई बोला है और उसके कॉर्ड में जो डिफरेंस है वो 500 का है। तो बताइए बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? अब ये बताइए, उसमें मैथ लगवा रहा है, उसको ये एक्सपेक्ट, एक तो डेटा में ही डाउट है, उस पर मैथ लगवाना। मैटर कैसे समझिएगा, अगर एक बात बताइए 100 पर डिफरेंट 18.2 किलोमीटर का है, तो इसका मतलब 100 100 100 505 बार करें तो 18 5 90, या 0.2 में भी 5 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 91 किलोमीटर। ये बहुत बेकार क्वेश्चन है, लेकिन एलएमआरसी में इस बार के पेपर में, जो लास्ट में एलएमआरसी का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है। इस वजह से मैंने आपको याद दिलाया कि देखिए ऐसा भी होता है, सीधा ना पूछ करके घुमाना। हालांकि ये बिल्कुल मैं इसको बकवास मानता हूं, कोई भी अगर समझदार आदमी रहेगा तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाएगा। लेकिन आपको समझदार नहीं होना, आपको सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन के लिए आपको सारे उतार चढ़ाव, हर एग्जाम में क्या खास होता है, जैसे एलएमआरसी में सोम से कोई मतलब नहीं है, आरसीसी से कोई मतलब नहीं, मतलब उसका सिलेबस कुछ डिफरेंस ही बनाता है। डिफरेंस क्या मतलब? इन्हीं में से कुछ 5-6 सब्जेक्ट को लेकर के ही वो सिलेबस अपना तैयार करता है। ये एलएमआरसी की खास बात है। बात समझ में आ रही है? तो आपने ग्लोब को समझा कि सही सही ये है। ऑप्शन में अगर ये 12 किलोमीटर रहा तो आप सीधे 10 लगा दीजिएगा, लेकिन अगर 18.2 किलोमीटर और 12 एक साथ नहीं देगा, दोनों एक साथ नहीं देगा, कोई एक देगा क्राइटेरिया, या तो ये, अच्छा देखिए 12 पर 10 है तो 18 पर 15 ये सही है कि अरे 12 पर 10 है कोई चीज, तो 12 का 1.5 गुना हुआ 18, तो ये भी 10 का पता, ये दोनों तो एक साथ रहे तो चलो कोई बात नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन हाई 18.2 पे 100 वाला ये रहेगा तो फिर ऑप्शन में वो दोनों नहीं रहेंगे। तो आप यहां पर बच के निकलिए। एग्जामिनर ना उतना ज्यादा इसको वेरीफाई नहीं करता है, वो जहां से क्वेश्चन उठाता है वहीं से कई बार आंसर दे देता है। आर अगोर की किताब है, उसमें इतनी गलतियां हैं, इतनी गलतियां हैं, लेकिन उन्हीं 2017 में एसएससी जेई का पेपर हुआ, उन्हीं गलतियों को उसने दोहराया। किताब में जो गलती थी वही गलती एसएससी जेई ने भी कर दी अपने एग्जाम में। हालांकि बाद में लड़कों आपको मौका मिलता है, आप अपना ऑब्जेक्शन फॉर्म भेज सकते हैं, उससे उनको ये पता चलेगा कि हमसे गलती हुई है और वो इस गलती को सुधारते हैं। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन ऐसा होता है ये जान लीजिए। तो आपको बहुत सही नहीं रहना है, आपको एग्जाम से खेलना सीखना है। एग्जाम से खेलना सीखने का मतलब आप एग्जाम को देखें और समझ जाएं कि अच्छा ये कहना चाहते हो,
तो ये है, क्योंकि 5% से कम गलती तो कभी होती नहीं। एग्जामिनर हमेशा 5% क्वेश्चन क्या बनाता है, गलत बना देता है। बात समझ आ रही ना। तो आपको मैंने ये समझा दिया कि आपको ये आएगा तो इसके साथ ये बॉन्डिंग बनती है। अब ये दोनों रहे, 15 mm और 100 mm रहे, ऐसा भी कॉम्बिनेशन जल्दी नहीं मिलता है, ठीक है ना। कोई एक कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा और वो आप लगा लेंगे, इसकी चिंता मत करना दोस्त, तुम लगा लोगे, तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, तुम लगा लोगे, चिंता मत करना, तुम लगा लोगे, ठीक है ना। ये आपको ग्लोब के बारे में ब्रीफ जानकारी हमने दे दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या अगर इतना ज्यादा 18 किलोमीटर की दूरी जाने पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है 1 सेंटीमीटर का, तो क्या उसको घुमावदार मानना जरूरी है। शुड वी कंसीडर द कर्वेचर ऑफ अर्थ, मतलब क्या हमें अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर भी करना चाहिए। यस वी कैन and it will be accurate, but it is not necessary for an extent of less than 250 or 260 square kilometer. Let us discuss one more thing. ये क्या है जो मैंने अभी बोला, हमने बोला क्या कि अच्छा ये मिटा रहा हूं मैं यहाँ पे, अगर आप नोट कर रहे हैं तो करिए, नोट्स मिलेगी। वैसे अगर आप डेमो देख रहे हैं तो चिंता मत करिए, नोट्स आपको बनी बनाई मिलेगी। वैसे आप अपने से नोट्स बनाए तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लगे हाथ अन्य चीजों की। क्या क्या प्लान मैप आपने समझ लिया था। अब हम लोग बात करते हैं किस चीज की, अब हम लोग बात करेंगे प्लेन एंड जियोडेटिक सर्वे। प्लेन एंड जियोडेटिक सर्वे, जियोडेटिक सर्वे। अब ये क्या हो गए, ये क्या है। जब हमने इस विचार को ध्यान में रखा कि वेदर वी शुड कंसीडर द कर्वेचर ऑफ अर्थ और वी शुड नॉट कंसीडर द कर्वेचर ऑफ अर्थ, तो हमारे दिमाग में एक चीज आई कि क्यों ना हम लोग इसको नाम दे दिया जाए, सर्वे का टाइप बना दिया जाए। तो सर्वे का टाइप जब बनाया गया, हम लोगों ने देखा इसको, तो एक चीज को ध्यान रखिएगा, एक सर्वे हमने मोटा मोटा बांटा कर्वेचर को ध्यान कर, बेस्ड ऑन कर्वेचर, बेस्ड ऑन कर्वेचर हमने दो चीजों का ध्यान रखा बेस्ड ऑन कर्वेचर। पहला बना दिया हमने प्लेन और दूसरा हमने बना दिया जियोडेटिक, दो टाइप के सर्वे। वैसे सर्वे का वर्गीकरण कई आधार पे किया गया है, अभी इंस्ट्रूमेंट बेस्ड और ऑब्जेक्ट बेस्ड या पर्पज बेस्ड भी करेंगे, लेकिन अभी हम लोग प्लेन सर्वे की बात करते हैं। मतलब इसके बारे में एक ही बात मैं बोलूंगा, इन विच, ध्यान समझिएगा इस लाइन को, इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ, ध्यान समझिएगा, कर्वेचर ऑफ अर्थ is neglected or not considered। इस लाइन को ध्यान रखना दोस्त कि प्लेन सर्वे के बारे में मैंने आपसे क्या बोला कि इन विच प्लेन सर्वे इज द सर्वे इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्टेड और नॉट कंसीडर्ड, मतलब कंसीडर नहीं किया जाता है या नेग्लेक्ट कर लिया जाता है। और जियोडेटिक सर्वे क्या कहता है, जियोडेटिक सर्वे क्या कहता है, इन विच, ध्यान समझिएगा, इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ, ध्यान समझिएगा इस चीज को, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट, मतलब अर्थ का जो कर्वेचर है वो पूरी तरह से ध्यान में रखा दिया। देखिए स्लाइड शो बना के मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं कि मेरे सामने स्क्रीन पे चीजें आती जा रही, हाँ ये होता है वो होता है, सब सामने नहीं, मैं एवरी सिंगल चीज को लिख रहा हूँ। लिख इसलिए रहा हूँ कि आप मेरे साथ साथ नोट कर पाए, समझ पाए चीजों को। और मैं ना यहाँ पे ऐसे स्लाइड शो देख के ना चीजें याद नहीं, एकदम छपा है यहाँ सब खोपड़ी में, सब खोपड़ी में छपा हुआ है। तो इसको तराशिए, अगर आप समझ में आ रहा है आपको तो फटाफट से जाइए, बैच पहले 100 लोगों के लिए लिमिटेड सीट है, उसमें ले करके खाली हो जाइए और जबरदस्त तरीके से हम लोग पूरा प्रैक्टिस करके इन चीजों को, एक लेक्चर देखिए आप, हम ज्यादा डेमो देते भी नहीं है, एक लेक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको बातें समझ में आ रही हैं शुरू से ही कि नहीं आ रही हैं। आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी कि बातें आपको समझ में आ रही हैं या फिर समझ में नहीं आ रही हैं। तो हमने एक चीज बोला कि जियोडेटिक के बारे में ये बात बोल दी हमने और प्लेन के बारे में। यहां पे एक बात सिंपल से बोला हमने, यहां पे adopted when area of extent
एक्सटेंट मतलब होता है जो जो विस्तार है हमारा, जिस क्षेत्र का हमें सर्वे करना है उसका जो फैलाव है, उसका जो एरिया, फैलाव मतलब होता है विस्तार, जिस विस्तार का हमको सर्वे करना है उसका जो एरिया है, व्हेन एरिया ऑफ एक्सटेंट इज लेस देन, अब यहां पे भी डाउट, कई बार 250 स्क्वायर किलोमीटर बोलता है, कई बार 260 स्क्वायर किलोमीटर बोलता है, दोनों ही डेटा में कोई खास अंतर नहीं, कोई एक ही रहेगा ऑप्शन में, ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे, अगर दोनों हो तो आप ज्यादा प्रेफरेंस इसको दीजिएगा। आर अगोर की किताब में आपको ये वाला डेटा मिलेगा, ज्यादातर जगहों पर ये वाला डेटा मिलेगा, लेकिन दोनों ऑप्शन में हो तो आप 260 को कंसीडर करिएगा, अदरवाइज दोनों होते नहीं है कभी भी ऑप्शन में, ठीक है ना। कह रहा है कि एडॉप्टेड मतलब प्लेन सर्वे इज एडॉप्टेड, पहला बात तो प्लेन सर्वे के बारे में ये हो गया, दूसरा बात ये हो गया एडॉप्टेड व्हेन एरिया ऑफ एक्सटेंट इज लेस देन 250 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब क्षेत्रफल जो हो ना वो 250 स्क्वायर किलोमीटर से क्या हो, कम हो, तब हम किसको एडॉप्ट करते हैं, प्लेन सर्वे को। और यहीं पर अगर इसके बारे में लिखें तो एडॉप्टेड वही चीज लिखें अगर हम लोग इसके बारे में, तो एडॉप्टेड व्हेन एरिया ऑफ एक्सटेंट इज ग्रेटर, क्योंकि जैसे जैसे एरिया बढ़ने लगेगा, देखिए ना पृथ्वी पर जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, तो आप मतलब यहाँ काफी छोटी दूरी पर थे, तो अब ये कर्व है कि लाइन है इनके बीच में, ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप दूर होंगे तो असर पड़ने लगेगा ना कर्वेचर का। आप नजदीक से देखते हैं तो एक आदमी आपको सामने दिखता है, जैसे जैसे कोई दूर होता जाएगा तो वो ऐसे घूमता जाएगा, इसके देखिए यहाँ भी सामने है, आगे जाने में पृथ्वी ऐसे घूमने लगेगी, तो कोई काफी नजदीक है यानी काफी छोटा एरिया है तो प्लेन मान लीजिए, मतलब प्लेन मान के काम करिए, लेकिन एरिया एक्सटेंट जब ग्रेटर हो जाए, ग्रेटर देन 250 स्क्वायर किलोमीटर, तब के केस में आप लोग क्या अडॉप्ट कर लीजिए, प्लेन जियोडेटिक सर्वे। क्यों, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि जियोडेटिक है, लेकिन क्या वास्तविकता के चक्कर में सर का दर्द बना लें, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत कठिन है, इसके लिए आपको करना पड़ता है ट्रायंगुलेशन। क्या करना पड़ता है, ट्रायंगुलेशन सर्वे किया जाता है, जबकि इसमें नॉर्मल मैथमेटिकल सर्वे से हो जाता है, नॉर्मल मैथमेटिकल से, जबकि उसमें करना पड़ेगा ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन क्या है, पूरे क्षेत्र को देखिए त्रिभुजों में बांटना वो एक और सेंस है चेन सर्वेइंग के लिए, लेकिन ट्रायंगुलेशन में एक हाई एक्यूरेसी के साथ पॉइंट्स स्टैब्लिश किए जाते हैं, जो पूरे क्षेत्र को ट्रायंगल्स में बांट करके और केवल एंगुलर मेजरमेंट लेकर के ही काम किया जाता है जियोडेटिक सर्वे में ज्यादातर केसेस में। तो ये इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रायंगुलेशन, जिसमें त्रिभुजों में बांटा जाए। हालांकि ट्रायंगुलेशन चेन सर्वे में भी किया जाता है, लेकिन जियोडेटिक में निश्चित रूप से ट्रायंगुलेशन किया जाता है। तो ये जियोडेटिक और प्लेन सर्वे के बीच में थोड़ा सा क्या हुआ, आपका डिफरेंस हमने बता दिया। बात समझ में आ रही ना, कि अब देखिएगा आगे का क्या, लगभग ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए। तो अब हम लोग इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, एक सेकंड कहाँ गया, ये सब इसका जरूरत नहीं है, अगर नोट कर लिए हो तो ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो भी आप ले सकते हैं, मैं हट गया हूं, और हम लोग मिटाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने समझा सर्वे को, कि सर्वे का जो हिसाब किताब है। तो देख लीजिए कि अब डिप्लोमा को मैं पढ़ा रहा था तो क्या पढ़ा रहा था, और इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस हुआ कि नहीं। इसमें फैक्ट बेस्ड है ना, इसमें देखिए हमने फैक्ट्स को ज्यादा इंक्लूड किया, और उसमें क्या था, कुछ अंतर नहीं होता है। जो लोग कहते हैं कि बहुत अंतर है, वो जान लें कि कोई अंतर नहीं होता। अभी क्लास छोड़ के जाना मत, इसी क्लास के अंत तक तुम्हें यह एहसास हो जाएगा कि तुम क्या सीख रहे हो, इसी क्लास के अंत तक इसको तो पूरा देखना है। क्या ये सर बड़ा आसान आसान चीज बता रहे हैं, शुरू में है ही क्या कठिन बताने वाला कि तुमको बताऊं, अभी शुरू आने तो दो, इसी लेक्चर का अंत होने दो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम क्या पढ़ रहे हो, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर रुको बस, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे को अगर हम लोग और बांट दें थोड़ा सा, अभी खाली इंट्रोडक्शन हो रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे को थोड़ा सा अगर हम लोग और बांट लें, और हम लोग इसको इंस्ट्रूमेंट बेसिस कर दें, इंस्ट्रूमेंट बेसिस,
देखिए किसी भी चीज का वर्गीकरण कई तरह से किया जाता है, ठीक है ना। मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग जब आदमियों का वर्गीकरण करते हैं तो हम लोग कह देते हैं कि कोई गोरा होता है कोई काला होता है, दो ही वर्ग होता है, एक गोरा एक काला। हम कह क्या रहे कलर के आधार पर हम थोड़ी बोलते हैं, हम बोले हैं बांटो उनकी लंबाई के आधार पे। तो कहोगे कुछ लंबे होते हैं कुछ छोटे होते हैं। कोई आया नहीं सर आप ना इनको इस आधार बांटी, कोई अमीर होता है कोई गरीब होता है। देयर आर डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। The first basis of classification whether the curvature of the earth should be taken into account or not। तो उस बेसिस पर दो हो गए, प्लेन और जियोडेटिक। बट इफ वी क्लासिफाई द सर्वे ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द सर्वे, तो उसके केस में कौन कौन सा हो सकता है। अगर हम लोग केवल चेन का यूज करके सर्वे करें तो इट विल बी कॉल्ड एज चेन सर्वे। अदर वन इज कंपास सर्वेक्षण यानी कंपास सर्वे। There are different types of surveying. We can say plane tabling, theodolite। उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं इसी में टैक्योमेट्री खैर थियोडोलाइट में ही है, वो कोई सर्वेइंग का टाइप नहीं हुआ बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं किसकी, फोटोग्रामेट्री की, यानी फोटो यानी कैमरे की मदद से, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ईडीएम की मदद से कर लें। अब ये सब क्या है इनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। ईडीएम सर्वे, ठीक है ना। तो बहुत सारे और हो सकते हैं, ये सारे टाइप जो हैं सर्वे के, इंस्ट्रूमेंट के आधार पे सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन हो सकता है। और इसके साथ साथ पर्पज बेस्ड भी हो सकता है। पर्पज बेस्ड अगर बात करें हम लोग यहीं से किस बेस पर, पर्पज बेस्ड। यहां पर ध्यान देना दोस्त, पर्पज का मतलब सर्वे करने का सबका अपना उद्देश्य होता है। कोई सर्वे कर रहा है ये जानने के लिए कि भारत की जनसंख्या 2021 में कहां पहुंची, तो ये एक तरह से सेंसस का काम है और उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट है सर्वे करने के लिए। तो देयर आर डिफरेंट बेसिस ऑफ सर्वे। कोई अगर अपने हम लोग जो सर्वे कर रहे हैं पर्पज बेसिस, वो कैसा होगा, वो होगा इंजीनियरिंग सर्वे। वो कौन सा सर्वे होगा, इंजीनियरिंग सर्वे, इन विच कंस्ट्रक्शनल वर्क सर्वेइंग वर्क्स विल बी इन्वॉल्व। मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह ही इन्वॉल्व रहेंगे, तो वो इंजीनियरिंग सर्वे की बात करता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि जनसंख्या क्या है या फिर एस्ट्रॉइड जो है वो कौन सा टकराने वाला है। सबका अपना अपना उद्देश्य है। इंजीनियर्स का उद्देश्य जो होता है वो इंजीनियरिंग सर्वे का होता है। कुछ लोग और सर्वे करते हैं जो जिनका काम होता है बंटवारा करना। बंटवारा का मतलब किसी का जमीन उमन गए हैं बांट बांट दिए, तो ये बाउंड्रीज का या लिमिटेशंस की बात करता है। कैडस्ट्रल सर्वे में आपको एक वर्ड मिलेगा इन विच बाउंड्रीज आर डिसाइड। ध्यान, इन शब्दों को आपको ध्यान देना है, इन शब्दों को आपको ध्यान देना है। बाउंड्रीज और दूसरा चीज लिमिट्स। ये कैडस्ट्रल सर्वे को हिंदी में कहते हैं भूकर सर्वेक्षण, यानी ये जमीन के बंटवारे वगैरह से रिलेटेड होता है। उसका काम ये पटवारी और लेखपाल लोग करते हैं ज्यादातर, यानी इनका काम होता है जमीन को बांट बांट देना, ठीक है ना, या फिर उसका बाउंड्री निर्धारित कर देना, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, जो एस्ट्रोनॉमिकल में लगे हुए हैं। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब कोई भी एस्ट्रॉइड है या कोई भी उल्का पिंड है, ग्रह क्या कर रहे हैं, किसका क्या स्थिति है, कब कौन चंद्रमा ग्रहण सूर्य ग्रहण या क्या होने वाला है, उसके बारे में जो लोग सर्वे करते हैं उनको एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कहते हैं इसको। कुछ लोगों को पुरानी चीजों में बड़ा इंटरेस्ट है, यानी जो लीन चीजें हैं, ओल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में जिनको इंटरेस्ट है उसको कहते हैं आर्कियोलॉजी सर्वे। आर्कियोलॉजी मतलब पूरा तत्व होता है, आर्कियोलॉजी सर्वे। इसके लिए एक डिपार्टमेंट ही पूरा बना हुआ है आर्कियोलॉजी के लिए। इनका काम ही होता है पुराने अवशेष मतलब ओल्ड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना और उनसे उस समय के बारे में जानकारी देना, भविष्य में उसका क्या असर पड़ सकता है उसके बारे में भी ये लोग जानकारी उसमें देते रहते हैं। बात समझ में आ रही है। कुछ लोग केवल पानी के अंदर जो बॉडीज हैं, ध्यान से समझिएगा, हाइड्रोग्राफिक सर्वे की बात कर रहा हूं मैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वे की बात कर रहा हूं। ये डील करता है, ध्यान समझिएगा, पानी के अंदर जितनी भी लार्ज वाटर बॉडीज हैं उनके बारे में। वाटर बॉडीज का मतलब पानी के अंदर जितनी उथल फुथल है या फिर हैवी स्ट्रक्चर्स हैं या उनके अंदर कोई बदलाव हो रहा है पानी के अंदर, उन सब चीजों के मतलब जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उनके साथ किसकी डीलिंग रहेगी, हाइड्रोग्राफिक सर्वे की। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है
ओल्ड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करता है, ये ओल्ड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करता है, एस्ट्रोनॉमिकल प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड के बारे में बात करता है, कैडस्ट्रल सर्वे बाउंड्रीज के बारे में बात करता है। उसके साथ साथ क्रॉस और प्रोफाइल सर्वे अगर आप किसी चीज का बनाते हैं तो इसका मतलब है आप किसी भी लंबाई के दिशा में चलने वाली चीज, क्रॉस या प्रोफाइल, प्रोफाइल बनाने का मतलब होता है कोई पाइप है, कोई सीवर है, कोई रेलवे लाइन है, वो जो लंबाई की दिशा में बढ़ रहा हो, अगर उसके दिशा में अगर सर्वेइंग कर रहे हैं कि वो लंबाई की दिशा में और उसके अगल बगल कि वो कहां कहां से गुजर रहा है, तो आप उसके लिए क्रॉस या फिर प्रोफाइल, क्रॉस या फिर प्रोफाइल सर्वेइंग आप करते हैं। उसके लिए क्रॉस या फिर प्रोफाइल सर्वेइंग आप उसके लिए करते हैं, या प्रोफाइल लेबलिंग भी इसको कहते हैं आप लोग, क्योंकि असल में उसका सर्वेइंग लेबलिंग के अंतर्गत ही आता है। तो क्रॉस या प्रोफाइल लेबलिंग या सर्वेइंग आप उसको कह सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट बेसिस था। ऑब्जेक्ट किसी का और भी हो सकता है, जैसे कुछ लोगों का ऑब्जेक्ट होता है किसी जगह की टोपोग्राफी को समझना। आप भारत के मैप में अगर ज्योग्राफी कभी भी पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि भारत का जो नॉर्थ का एरिया है, मतलब एक नॉर्थ इंडिया एक साउथ इंडिया, तो साउथ का क्षेत्र पूरा उठा हुआ है, नॉर्थ का जो फील्ड है वो काफी कम है, फिर नॉर्थ में हिमालय का एरिया जो धीरे धीरे उठ रहा है। तो ये क्षेत्र कैसा है, उसकी जानकारी कैसे मिली, वो वहां की टोपोग्राफी को जानने का प्रयास करते हैं, और उस सर्वे को हम लोग कहते हैं, मैं इसको मिटाऊंगा अभी, उस सर्वे को हम लोग कहते हैं टोपोग्राफी सर्वे। टोपोग्राफी सर्वे क्या होता है, जो टोपोग्राफी के बारे में टोपोग्राफी मतलब होता है स्थलाकृति, किसी जगह का क्षेत्र कैसा है। जैसे अरे यार वो बड़ा धंसान वाला, वहां बरसात होने पे पानी लग जाता होगा, छोटे छोटे एरिया नहीं, पूरा भारत का, अरे वहां का ना जो क्षेत्र है वो काफी उबड़ खाबड़ वाला जगह है, वो उस क्षेत्र का स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में बता रहे हैं, तो उसको कहते हैं टोपोग्राफी सर्वे बनाना। टोपोग्राफी का जो मैप बनता है उस मैप को ही कंटूर मैप कहते हैं। कंटूर एकमात्र ऐसी चीज है जो प्लान और एलिवेशन के बारे में साफ साफ जानकारी। भारत के नक्शे में पता चलता है क्या कि भारत कहां ऊपर उठा है कहीं नीचे। आज गूगल पर जाके टोपोग्राफी मैप ऑफ इंडिया डालिएगा, टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया डालिएगा, देखिए भारत कहां से उबड़ खाबड़ है, कहां ऊंचा है, कहां प्लेन है, कहां पठार है, प्लेट्यूस, बात समझ रही ना, और कहां पे फील्ड है, तो वो उसके टोपोग्राफी मैप में शो करेगा। तो ऐसा मैप जो टोपोग्राफी की जानकारी दे, जिसमें झील नदियां कहां पे हैं, कहां पे उबड़ खाबड़ है, मतलब जो नेचुरल फीचर्स हैं, टोपोग्राफी मैप शोज व्हाट, ये शब्दों पर ध्यान देना, बहुत मजा आने वाला है। नेचुरल फीचर्स जो शो करता है कोई नक्शा, नेचुरल फीचर अगर शो करता है तो इसका मतलब वो उसकी टोपोग्राफी को बनाएगा। इन शब्दों को ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं, उसके बाद तुमको समझ में आएगा कि क्लास में क्या था। अब चलिए इसको मिटाते हैं, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। चलिए अभी तक हमने टाइप्स को खत्म कर लिया सर्वे के। अब हम लोग जो पढ़ेंगे टाइप के बाद वाला टॉपिक, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले पहले तो थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ सर्वे पढ़ लेते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्केल्स के बारे में, और वहां से कहानी थोड़ी और शुरू होगी। अब प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे क्या है, देखिए कोई भी सर्वे आप परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी सर्वे आप परफॉर्म कर रहे हो, तो उसको करने के लिए कुछ मूल बातों को हमेशा ध्यान रखिएगा। देयर आर सम फंडामेंटल थिंग्स दैट शुड बी कीप इन माइंड व्हाइल परफॉर्मिंग एनी टाइप ऑफ सर्वे, ठीक है ना, मतलब दैट शुड बी फॉलोड, दैट मेक्स द वर्क इजियर। बात समझ में आ रही है। अब वो क्या है, तो पहली चीज एक चीज जान लीजिएगा, अभी तक हमने बस इतना सीखा कि सर्वे का जो काम है वो मैप बनाना है, और उस मैप को बनाने के लिए ना, उस जिस जगह का मैप बनाना है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स ली जाएंगी, ठीक है ना। अभी मेजरमेंट के बारे में, अभी देखिए खाली सर्वे के बारे में बात करते जा रहे हैं, अभी जैसे ही हम पहुंचेंगे मेजरमेंट पर, तो एंगुलर मेजरमेंट और लीनियर मेजरमेंट एक टॉपिक है, लीनियर मेजरमेंट इसके बाद वाला चैप्टर है, ठीक है ना। उसमें पूरा चेन, फीता, कपड़ा, उसमें खसका, ये वो फलाना डिमका, देश भर की चीजें उसमें हम लोग बात करेंगे। अभी डिस्टेंस पर पहुंचे ही नहीं है, डिस्टेंस मेजरमेंट यानी लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट, उन पर अभी बात हमको करनी है। अभी हमें ये कुछ, अच्छा इन सारी मेजरमेंट्स को लेने में कुछ गलतियां होंगी, दैट मीन्स देयर मस्ट हैव सम एरर्स
कुछ ना कुछ गलतियां होनी चाहिए, उन गलतियों के बारे में पढ़ेंगे। एरर्स बड़ी परेशान करने वाला टॉपिक है, लेकिन आई मेक इट इजियर, आई प्रॉमिस आई मेक इट इजियर। इतना ज्यादा सही बना देंगे कि आपको एरर समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ। इन एरर से, एरर तो आनी है, आएगी एरर, काम करते समय एरर आएगी, प्लॉटिंग करते समय एरर आएगी। उन एरर से कम हो, और किसी पॉइंट की पोजीशन जो हमें निकालनी है, जानते हैं हम लोग कि सर्वेइंग इज एन आर्ट टू डिटरमाइन रिलेटिव पोजीशंस ऑफ पॉइंट। सर्वेइंग दोनों बिंदुओं के बीच सापेक्षिक स्थिति निकालने की कला है। तो क्या वो चीज एक्यूरेट हो और एरर कम से कम आए, और इसके लिए हमें अपने तो सही रहना पड़ेगा, प्रेसिजन भी अच्छा रखना पड़ेगा। किसी ने मुझसे पूछा था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। एक्यूरेसी और प्रेसिजन में क्या डिफरेंस है? मतलब देखिए, किसी भी काम को कर रहे हैं आप, तो वो क्लोज्ड वैल्यू के काफी पास अगर आप हैं, क्लोज्ड मतलब आपका एक्चुअल वैल्यू के काफी पास आपका रिजल्ट है, तो आप काम एक्यूरेट कर रहे हैं। लेकिन आप जो आपकी एक्यूरेट वैल्यू है उससे दूर रहें, काफी दूर रहें, लेकिन आपको काम करने का तरीका काफी बारीक हो, तो उसको प्रेसिजन कहते हैं। नहीं समझ में आया? मैं बता रहा हूं। एक तराजू है जिससे कोई सामान तौला जा रहा है, ठीक है ना। अब आपसे मैं पूछूं कि ये बाट वाली तराजू है, उससे 10 ग्राम दे दीजिएगा थोड़ा। 10 ग्राम का बाट आता है? अरे उससे किलो में चीजें तौली जाती हैं, 100 ग्राम तक चलता है। 10 ग्राम कौन मांगता है? 1 ग्राम दीजिए। नहीं, हमको 0.1 ग्राम चाहिए। तो वो तराजू जो सोना तौलने के लिए होगा, वो ग्राम के हजारवें हिस्से तक, मिलीग्राम तक तौलता होगा। तो वैसे तराजू का प्रेसीजन बहुत अच्छा है, प्रेसीजन बहुत अच्छा है, प्रेसाइज वैल्यू दे रहा है। लेकिन वो कितना सही या गलत माप रहा है, वो उसकी एक्यूरेसी पर निर्भर करता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई शूटर है, कोई शूटर है, सपोज करिए ये घेरा है जिसके अंदर किसी को शूट करना है, मतलब एरो बनाना है, इसके अंदर शूट करना है। एक शूटर आया, वो यहां पर शूट मारा पहला, दूसरा शूट यहां मारा, तीसरा यहां, चौथा यहां, 4 शूट उसने, मतलब बंदूक से शूटिंग कर रहा है। ये इसने 4 शूट इधर उधर मार दिए। तो एक और आया, वो मारा यहां पे पहला, दूसरा यहीं पे मार दिया, फिर तीसरा यहीं मार दिया, चौथा यहीं मार दिया। इसका ये काफी दूर है एक्यूरेसी से, लेकिन इसकी वैल्यू काफी पास है। तो इसको कहेंगे कि ये काफी प्रेसाइज हुआ है काम। प्रेसाइज मतलब वैल्यू बड़ी मतलब पास पास है, लेकिन एक्यूरेसी से काफी दूर है, मतलब एक्यूरेट एक्चुअल वैल्यू से दूर है। और ये देखिए, ये काफी दूर दूर है, लेकिन हर बार वो अपने टारगेट के काफी पास है। तो इसलिए इसको कहेंगे कि ये क्या है, काफी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू को शो कर रहा है। बात समझ में आ रही ना? तो ये थोड़ा सा बीच में आ गया था, तो मैंने समझा दिया। अब हम लोग बात करते हैं अपना जो कर रहे थे, क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे। हम लोग प्रिंसिपल्स इसलिए अडॉप्ट करते हैं, प्रिंसिपल को मानना जरूरी नहीं है, सिद्धांतों को कौन मान रहा है आजकल, लेकिन उनको मानने से सर्वे का काम एरर फ्री और अच्छा हो जाता है, इसलिए मान लेना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे में, तो पहला इसका जो प्रिंसिपल है सर्वे का, वो कहता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। इसका मतलब क्या है? किसी भी काम को, सर्वे का कोई भी काम है, हमेशा इसको पूर्ण से अंश की ओर बढ़ाना। दैट मीन्स सर्वे शुड बी परफॉर्म्ड फ्रॉम होल टू पार्ट, मतलब पूरे से अंश की तरफ इसको ले जाना। इससे क्या होता है, कोई भी इससे, अच्छा देखिए, ये तो खाली इसका ये पूछ दिया कि व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे। द फर्स्ट वन इज फ्रॉम वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, एंड द सेकेंड वन इज locating a new point with the help of minimum 2 reference point। locating a new point with the help of minimum 2 reference point। ये दो चीजें हैं किसके बारे में, there are two basic principles, ठीक है ना। this one is used to prevent, ये दो काम करता है। it localize the errors, अभी समझाता हूं क्या है, चिंता मत करिए। एंड प्रिवेंट, दूसरा काम ये करता है, प्रिवेंट देयर एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है?
और ये लोकलाइज का मतलब कोई गलती हो गई, किसी चीज को बनाने में थोड़ी सी गलती हो गई, लेकिन अगर आप बाउंड्री को पहले से तय कर रखे हैं तो गलती जहां है वहीं रह जाएगी। आप पहले अपनी बाउंड्री बनाते हैं, पहले कमरा बनाना शुरू कर देते हैं, हाँ कमरा बनाओ, चलो 2 इंच इधर उधर हुआ, 3 इंच इधर, लास्ट में जाके पड़ोसी के बाउंड्री में घुस रहे हैं। आप क्यों नहीं पहले अपना बाउंड्री ही बना लिए, ताकि जो गलती स्थानीय रूप से जहां हुई है वो वहीं पर रह जाए, जो गलती जहां पर हुई है वो वहीं पर रह जाए। तो इसको कहते हैं, उसको लोकलाइज कर देना, वहीं पर रोक देना, वहीं पर आगे न बढ़ने देना, प्लस एकत्रित भी नहीं होने देना। दैट मीन्स प्रिवेंट देयर एक्युमुलेशन, मतलब उन गलतियों को बढ़ने न देना, पहले तो उसी जगह पर रोकना, दूसरा उनको विस्तृत रूप न लेने देना। दो रीजन है। ये तो बड़ा इजी हो गया क्वेश्चन पूछना कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, व्हाट आर द रीजन व्हाई दिस प्रिंसिपल इज अडॉप्टेड। क्यों ये प्रिंसिपल है, ये सही बात है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज अ प्रिंसिपल ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे, बट व्हाई इट इज अडॉप्टेड, द ऑप्शन इज इट लोकलाइज द एरर और प्रिवेंट देयर एक्युमुलेशन, मतलब ये इनको एकत्रित होने से रोकता है, ठीक है ना। दूसरा प्रिंसिपल आपका कहता है, अच्छा इसका समझ गया ना कि काम को हमेशा बाहर से अंदर की ओर बढ़ाना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है, लोकेटिंग अ न्यू पॉइंट, लोकेटिंग अ न्यू पॉइंट विद द हेल्प ऑफ, ध्यान समझिएगा, विथ द हेल्प ऑफ मिनिमम 2 रेफरेंस पॉइंट, मिनिमम 2 रेफरेंस पॉइंट। अब यहां पर देखिए क्या होता है, कह रहा है लोकेटिंग अ न्यू पॉइंट, मतलब किसी भी नए बिंदु की लोकेट करना, उसको बताना कि वो वहां पे है, लोकेट करना, किसी भी नए बिंदु की स्थिति का निर्धारण जो निर्धारित करना होता है विद द हेल्प ऑफ मिनिमम 2 रेफरेंस पॉइंट, मतलब किसी भी 2 संदर्भ बिंदुओं के साथ। जैसे किसी चीज को बताना है, लाइक मैंने यहां से बोला कि यहां से मैं किसी ऐसी जगह का नाम ले लूं, जैसे हमने बोल दिया कि बांसगांव यहां से 40 किलोमीटर दूर है। सर बांसगांव तो हम खुद बांसगांव ही नहीं जानते हैं, तो बांसगांव के बारे में जब नहीं जानते हैं तो कैसे हम कर पाएंगे। और बांसगांव सर हम यहाँ से कहाँ 40 किलोमीटर जाएं, यहाँ से निकल करके किस दिशा में 40 किलोमीटर जाएं। पहली बात तो बताइए कितना जाएं, 40 किलोमीटर। दूसरा है बताइए किस दिशा में जाएं, उत्तर के बाएं जाएं कि दाएं जाएं। मतलब एवरी पॉइंट हैज एट यूनिक एड्रेस विच कैन बी डिनोटेड बाई एट लीस्ट 2 रेफरेंसेस, one is distance, the second one is direction, the both can be direction and both can be difference, distance। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक पॉइंट है, सपोज ए है और मैंने बोला कि पॉइंट सी जो है वो ए से 20 मीटर है, ए से 20 मीटर, यहां हो गया 20 मीटर, बहुत अच्छा। क्या यहां 20 मीटर नहीं था, क्या यहां 20 मीटर नहीं था, क्या यहां 20 मीटर नहीं था। देयर आर सेवरल पॉइंट्स दैट आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम ए, तो हमें ए से उसका डायरेक्शन भी पता कर लेना चाहिए था, एक सी का, मतलब सी कैन बी लोकेटेड बाय 2 रेफरेंस, द फर्स्ट वन इज अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर एंड द सेकेंड में बी द डायरेक्शन फ्रॉम ए, और इट कैन बी रेफरेंस्ड बाय बी एज वेल। कोई पॉइंट बी रहता, कहते कि ए से 20 है और बी से भी 20 है, तो अब ए से 20 अगर इधर है और बी यहां है तो बी से 20, तो इधर तो नहीं जाएंगे, ये तय हो गया था। मतलब किसी भी 2 जगह से या तो दूरी बता दो, या 2 जगह से एंगल बता दो, या एक जगह से दूरी और एक जगह से एंगल बता दो, इतना कॉम्बिनेशन होना चाहिए किसी भी नए पॉइंट को लोकेट करने के लिए। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी नए पॉइंट को लोकेट करने के लिए कम से कम 2 ठो रेफरेंस तो दो ही, 2 ठो रेफरेंस, तभी वो एग्जैक्ट लोकेट हो पाएगा। यानी वो एग्जैक्ट लोकेट नहीं हो पाएगा इफ देयर आर एब्सेंस ऑफ रेफरेंसेस, कम से कम एटलीस्ट 3-4 रेफरेंस हो चलेगा, बट मिनिमम 2 रेफरेंस, मिनिमम 2 रेफरेंस ये होने चाहिए। उसके बाद उससे ज्यादा हो तो चलेगा, इससे कम रेफरेंसेस नहीं होने चाहिए। बात समझ में आ रही ना। तो आपको ये समझ में आ गया कि क्या क्या प्रिंसिपल हैं सर्वे के, आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई, ये क्या है ये क्या है।
और ये इसके पीछे के रीजन क्या होते हैं, ये दोनों ये मेन चीजें हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बात समझ में आ रही ना? तो यहां से हम लोगों ने समझ लिया कि सर्वे के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि मैप में स्केल क्या होता है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग कि स्केलिंग या स्केल ऑफ अ मैप, ठीक है ना। किसी मैप में स्केल क्या होता है। स्केल इज बेसिकली रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन मैप टू द corresponding distance in the field। मतलब मैप जो होता है, जो स्केल होती है, स्केल का मतलब होता है सीधे सीधे कि वो रेशियो है या वो शो करता है किसके किसके बीच के संबंध को, डिस्टेंस ऑन मैप टू द करेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस इन द फील्ड। कोई लाइन जो है मैप पर जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, कोई लाइन जो है मैप पर, देखिए इस स्केल को दिखाने के भी दो तरीके होते हैं। एक इंजीनियरिंग स्केल होता है, एक इंजीनियरिंग स्केल होता है, मतलब ये मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्केल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल कैन बी डन बाय। फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो इंजीनियरिंग स्केल है, जिसमें कहा गया कि कोई लाइन है 1 सेंटीमीटर मैप पे है और फील्ड में वो 10 मीटर से दिखाई गई है। फील्ड में ये इंजीनियरिंग स्केल इस टाइप से शो किया जाता है। कोई भी इंजीनियर अपना स्केल ये शो करता है कि मैं फील्ड में कोई 10 मीटर की लाइन है तो उसको 1 सेंटीमीटर से शो करता हूं, इंजीनियर्स इसका यूज करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका मैंने हमने बोला कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल पहला है इंजीनियरिंग रिप्रेजेंटेशन और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। मैं इसका पूरा नाम क्यों लिख रहा हूं, एक बार एग्जाम में पूछ दिया था। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी आरएफ, उसको कैसे, तो हम लोग उसके लिए, अरे भैया 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को 10 मीटर को दिखाया गया है, तो हमने कहा कि डिस्टेंस ऑन मैप 1 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑन फील्ड एक्चुअली डिस्टेंस 10 मीटर, लेकिन ये 1 सेंटीमीटर में मीटर में नहीं रखते हैं। पहले तो दोनों को लिखिए फिर नीचे वाले को बदल लीजिए। तो इसको 10 मीटर है, 100 से गुणा कर देंगे, सेंटीमीटर में बदल जाएगा, तो ये हुआ 1/1000। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर जो 10 मीटर है, वही स्केल, ये कौन सा दिखाएगा, इंजीनियरिंग स्केल, इसी को अगर हम लोग आरएफ में चेंज करें तो 1/1000 होगा। मतलब स्केल को आरएफ में बदलने के लिए भी जेईई में क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या किया जाए, आते थे पहले, अब नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी अभी भी आ जाते हैं, कभी कभी अभी भी आ जाते हैं, इसलिए पढ़ लेना एक बार। मान लीजिए आप पढ़े हैं तो ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो आपको एक बार उसको जान लेना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये स्केल को रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ। अब मैं इससे एक और चीज आपको समझा दूं। ये तो चलिए आपने एक बार इंजीनियरिंग रिप्रेजेंटेशन किया और एक बार आपने ये वाला रिप्रेजेंटेशन किया। अब एक चीज को ध्यान दीजिएगा जरा ध्यान से, एक चीज आती है रॉन्ग स्केल, फिर उसके बाद हम लोग अभी श्रिंकेज स्केल पर बात करेंगे। रॉन्ग स्केल, अभी वीडियो खत्म नहीं होने वाली है, इसलिए पहले ध्यान से इस वीडियो को समझ लो। इस वीडियो में तुमको हो सकता है तुम बैच लो या ना लो जेईई का, लेकिन इसी वीडियो में तुम्हारी बहुत सारी चीजें क्लियर। और अंत में जरूर, अंत में मैं इसमें बताऊंगा वर्नियर, जो बड़े बड़ों की खाट खड़ी करके रखता है। अंत में मैं इसमें बताऊंगा वर्नियर, जो बड़े बड़ों की खाट खड़ी करके रख देता है, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज आती है रॉन्ग स्केल। इसके रॉन्ग स्केल क्या होती है, तो देखिए कभी कभी हम लोग आरएफ को गलत समझ लेते हैं, जितना वो होता है वो ना समझ करके गलत यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके लिए क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे समझूं कि कभी कभी कोई गलत स्केल, जैसे मान लीजिए कोई चीज नक्शे पर थी उसको बड़ा करना है, या फिर फील्ड में आया उसको छोटा करना है, तो स्केल अगर गलत यूज कर लेंगे तो फिर गलत लाइन खींचेंगे। जैसे 1/100 पे बनाना था, 1/200 पर बना दिए, तो जो लाइन 10 मीटर की थी 1/100 करते तो 1 सेंटीमीटर होती, सॉरी
10 सेंटीमीटर होती है, अब 1/200 का तो 5 हो जाएगी। मैंने स्केल से ही ना चीजों को छोटा बड़ा किया जाता है। तो गलत स्केल का प्रयोग कर देने से क्या होगा मैं बता रहा हूं आपको, अभी समझिएगा। एक चीज उसके लिए एक फार्मूला है, आरएफ ऑफ रॉन्ग स्केल, ध्यान समझिएगा, स्केल और इनटू होता है मेजर्ड डिस्टेंस, ध्यान समझिएगा इस चीज को, अभी समझ में आ जाएगा। बराबर होता है आरएफ ऑफ या एक्चुअल आरएफ, इसको कहिए एक्चुअल आरएफ और इनटू एक्चुअल डिस्टेंस। अब ये क्या है, एक फॉर्मूला, ये रॉन्ग स्केल से जुड़ा हुआ फॉर्मूला है। ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपको, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैं एकदम डेटा के साथ बोल रहा हूं। बोला गया था कि एक सर्वेयर ने किसी लाइन को मापा और पाया कि वह लाइन 468 मीटर की है। उन्होंने क्या मापा कि वो लाइन 468 मीटर की है। तो क्या 468 मीटर की है, उन्होंने ऐसा पाया, यानी उन्होंने क्या किया, इसको मेजर ऐसा किया कि वो 468 मीटर की है। बाद में उनको पता चला कि उन्होंने इस, अच्छा 468 मीटर नक्शे पर होगा, नक्शे पर 468, 500 मीटर में आधा किलोमीटर है ये लगभग। अरे भैया 468 मीटर उन्होंने पाया। उन्होंने किया होगा कि एक लाइन नक्शे पर ली होगी, उस लाइन को इनलार्ज किया होगा। इनलार्ज का मतलब अगर 1/200 है आरएफ, तो उन्होंने 200 से गुणा करके, जैसे कोई चीज बड़ी है उसमें 1/200 से गुणा करोगे छोटा हो जाएगा, फिर वापस से 100 से भाग दे दोगे, 100 से गुणा कर दोगे वो बड़ा हो जाएगा। मतलब बड़ा छोटा करने का ये वो है, तरीका है। उन्होंने पाया 468 मीटर लाइन को। बाद में उनको पता चला कि उन्होंने गलत स्केल प्रयोग कर दी थी। उन्होंने 1/2000 की स्केल प्रयोग कर दी थी, यानी ये रॉन्ग आरएफ उन्होंने यूज किया था। उन्होंने ये रॉन्ग आरएफ यूज कर दिया था, जबकि एक्चुअल आरएफ 1/4000 था। जबकि एक्चुअल आरएफ 1/4000 था। तो उन्होंने गलत यूज कर दिया था। तो बताइए कि सही दूरी क्या होगी? ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, सीट में कभी ना कभी किसी न किसी किताब में आपको मिल जाएगा। अरे भैया एक चीज तो पता चला कि 468 मीटर की दूरी होगी, तो पहले बताओ इसको सॉल्व तो कर ही लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? सीधे फार्मूला को अभी मारिए गोली, मैं पहले जो समझा रहा हूँ समझिए, फार्मूला ही लगाने जा रहे हैं, पहले उसको समझ लीजिए। आरएफ ऑफ रॉन्ग स्केल का आरएफ 1/2000 गुणा कर दिया हमने मेजर डिस्टेंस 468 बराबर, इधर क्या है एक्चुअल आरएफ 1/4000 और एक्चुअल डिस्टेंस यहां पर इसका कितना हो गया, मान लेते हैं कि x हो जाएगा। एक्चुअल डिस्टेंस इसने क्या किया, मान लिया कि एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो ये हो गया। बात समझ में आ रही है? अब कहेंगे कि x क्या होगा, तो x बराबर अगर हम यहां से लिखें तो x को वहीं रहने देते, 4000 को इधर ला देते हैं, तो हो जाएगा 4000/2000 गुणा 468। आंसर हो जाएगा 936 मीटर। क्या हो जाएगा? 936 मीटर। हमारा आंसर तो यही होगा और यही आंसर सही भी था, एग्जाम में इसी फार्मूले से आया। लेकिन एक चीज जान लो दोस्त कि ये ऐसे लगाते समय अगर तुम कंफ्यूज हो जाओ, अक्सर कंफ्यूजन ये होती है कि मेजर्ड कौन सा है, रॉन्ग कौन सा एक्चुअल। एक चीज समझो, कोई किसी चीज को छोटा किया होगा, 468 पाया, अगर वो 1/2000 स्केल उसने गलत समझा था जबकि सही वाली ये थी, तो उन्होंने 2000 से भाग दिया होगा। 2000 कोई चीज छोटा सा रहा होगा, उससे 2000 से गुणा करेंगे तो वापस से बड़ा हुआ होगा 468। तो अगर 2000 के बजाय वो 4000 से, देखिए बहुत बड़ा था फील्ड में, उसको छोटा करना पड़ा, तब तो 1/2000 से गुणा हुआ होगा। लेकिन वो भाई साहब ने मैप पर कोई लाइन मापी और उसको माप करके उन्होंने बताया कि वो 468 मीटर है। इसका मतलब है लाइन छोटी रही होगी, उन्होंने 1/2000 से नहीं बल्कि 2000 से गुणा किया होगा उलट करके, तो वो लाइन वापस से बड़ी हुई 468। क्या वो 4000 से गुणा करते तो बड़ी होती कि छोटी?
ऑप्शन में बताइए। ऑप्शन में चूंकि 468 जो दिखा रहा है दोस्त ना, उसके जगह पर 234 भी ऑप्शन में रहता। एक ऑप्शन में ये 936 की जगह 234 भी ऑप्शन में रहता, तो तुम कंफ्यूज हो जाते कि ये सही है कि ये सही है। तो किसी चीज को 2000 से गुणा करने पे आया था, चूंकि 2000 वाला गलत है। अगर हम 4000 से किए होते तो 2 गुना आया होता, यानी 936 आया होता। ऐसे भी समझ सकते हो, ऑप्शन में अगर 2 गुना ऑप्शन एक ही है लगा के निकल जाओ, लगाने की इसको जरूरत ही नहीं है। और अगर एक चीज बात करें फार्मूला की, तो फार्मूला यही है। रॉन्ग स्केल जो है वो मीजर्ड हमेशा, अगर कोई चीज गलती हुई है तो मापी गई दूरी ही गलत दूरी होती है। असल में है रॉन्ग स्केल रॉन्ग डिस्टेंस, एक्चुअल रॉन्ग स्केल रॉन्ग स्केल और रॉन्ग डिस्टेंस, और एक्चुअल स्केल एक्चुअल डिस्टेंस। यही है ये फार्मूला, यही फार्मूला है ये रॉन्ग स्केल और रॉन्ग डिस्टेंस। रॉन्ग डिस्टेंस का मतलब मीजर्ड, जो मापा गया है वो गलत मापा गया, यही बात ना, बात समझ में आ रही है। तो ये हुआ स्केल से जुड़ा हुआ एक छोटा सा क्वेश्चन, जो कि बार बार आया हुआ एग्जाम में, मैंने यहीं पर इसको समझा दिया। फॉर्मूला मेन कहता है, बात समझ में आ रही है ना। इसी तरीके से एक जुड़ा हुआ और एक क्वेश्चन आता है, वो आता है श्रिंक स्केल से। श्रंक स्केल से इसको मैं मिटा दूं क्या, प्रिंसिपल वाले हिसाब को मैं मिटा रहा हूं। वैसे स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था आप लोग को, अगर नोट कर रहे हो तो। अब देखिए ध्यान से, एक यहीं पर इसी से जुड़ा हुआ आता है जिसको बोलते हैं हम लोग श्रंक स्केल। श्रंक स्केल, बात समझ में आ रही है ना। अब ये श्रंक स्केल क्या होता है? अच्छा, यहीं पर डिस्टेंस की जगह पर अगर कोई एरिया होता, ध्यान समझिएगा, डिस्टेंस की जगह पर एरिया होता, तो यहीं पर इस आरएफ का क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर, और यहां भी इस आरएफ का क्या करते, स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? तब यहां पर डिस्टेंस की जगह क्या होता, एरिया। अगर कोई वॉल्यूम होता तो स्केल का क्यूब और इसका भी क्यूब। इस चीज का ध्यान रखना दोस्त, इस चीज का ध्यान रखना। अब एक चीज और समझिए, यहाँ पे श्रंक स्केल क्या होता है। श्रंक का मतलब होता है, देखिए इसका इसका अर्थ होता है, अगर नक्शे पर, जैसे पहले होता क्या था कि सारा पेन पेपर पे काम होता था, तो अक्सर जैसे कोई पेपर है तो ड्राइंग शीट अक्सर में जो बनाई जाती थी, ड्राइंग शीट बड़ी अच्छी क्वालिटी की होती थी। अच्छी क्वालिटी का मतलब वो सिकुड़ती विकड़ती नहीं थी, टेम्परेचर पाके फैल गया सिकुड़ गया, ऐसा नहीं होता था। तो अगर ऐसा कोई बनाया गया ड्राइंग शीट, जो जैसे मान लीजिए कोई नक्शे पर लाइन खींची गई है, ठीक है ना, वो लाइन सिकुड़ गई, तो असल में स्केल क्या होता है, आपने तो उसको खींचा था 10 सेंटीमीटर का, समझिए ध्यान से, आपने उस लाइन को 10 सेंटीमीटर खींचा था। कैसे खींचा होगा, आप जब भी ड्राइंग बनाते हैं तो क्या करते हैं, मापते हैं, अच्छा 100 मीटर है, 1/100 से गुणा कर दो, 1/1000 से गुणा करो, छोटा हो जाएगा, फिर खींच दो। खींच दिए, बनता चला गया, ड्राइंग पूरा बन गया। वो नक्शा रख दिया गया काफी दिनों के लिए कहीं पर, और वो नक्शा बाद में क्या किया गया, सिकुड़ गया। तो जो 10 सेंटीमीटर की लाइन थी वो सिकुड़ गई, सिकुड़ गई। सिकुड़ने की वजह से उस पूरा नक्शा ही सिकुड़ गया, पूरा नक्शा ही क्या हुआ, सिकुड़ गया। तो उस केस में ध्यान समझिएगा, उस केस में वो पूरे नक्शे की साइज पहले से छोटी हो जाएगी, तब वो आरएफ काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर नक्शे पर कोई लाइन है, सपोज करिए कोई लाइन कभी फील्ड में 100 मीटर रही होगी, कोई लाइन कभी फील्ड में 100 मीटर रही होगी, आप आरएफ यूज किए होंगे 1/1000 का, तो आप कहेंगे कि सर तो नक्शे पर ना 100 मीटर गुणा 1/1000 बराबर हो गया सर 0.1 मीटर, या सर 10 सेंटीमीटर। आपने कहा कि अच्छा 100 मीटर की एक लाइन है, उसको वास्तव में इस आरएफ का प्रयोग करके कम किया गया। देखिए ऐसे ही तो ड्राइंग व्राइंग बनाते थे कि नहीं तुम लोग जी, ड्राइंग बनाते थे तो इतना मालूम है ना, किसी चीज को आरएफ से गुणा करके कागज पे ले आया जाता है, तो कागज पे हमने खींच दिया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, खींच दिया। अब यहां पे खींचने के बाद ये हुआ कि ये लाइन कुछ दिन बाद सिकुड़ गई या फैल गई, दोनों चीजें हो सकती हैं। श्रंक स्केल का मतलब जानते हैं, इसको बोलते हैं सिकुड़ा पैमाना या संकुचित पैमाना। श्रंक मतलब होता है सिकुड़ना, तो टेम्परेचर या फिर किसी वजहों से सिकुड़ता रहता है पैमाना, कई कई वजह होते हैं, वेदरिंग की वजह से, या फिर कोई भी चीज, जैसे
लकड़ी वकड़ी का तखत खरीदे कभी देखे हैं? जब नया खरीद के लाते हैं तो प्लैंक आपस में चिपके रहते हैं, कुछ दिन बाद गैप बनने लगता है उनमें। देखते हैं लकड़ी का तखत खरीदिए तो जो आपस में पटरे जो उसके लगे रहते हैं उनमें गैप बनने लगता है कुछ दिन बाद। क्यों? सिकुड़ रहा है। समझ में आ रही बात ना? तो एक चीज जान लीजिए कि इसी तरह नक्शा भी कागज का ही, लकड़ी का ही बना हो तो वो भी सिकुड़ता है। तो अगर आपने इसको 10 सेंटीमीटर यहां खींच दिया, कल को सिकुड़ करके ये 9.5 सेंटीमीटर रह गया। फील्ड में आप गए, कहेंगे अच्छा यार कागज पे एक लाइन है उसको माप लो, 9.5 बता रहा है। अच्छा जब नक्शा बना होगा तो उसका आरएफ तो वहीं पर लिखा जाता है, मालूम है आपको? नक्शा जब बनता है तो उसका आरएफ वहीं पर लिखा जाता है। तो आप अगर 9.5 की लाइन बाद में नापे और उसको ले जाके वापस से 1/1000 की जगह 1000 से गुणा किए तो पता चला आ गया यहां पर, इसको जब इसको किए 9.5 सेंटीमीटर था, इसको सॉल्व किए आप 1000 से गुणा किए तो ये 9500 सेंटीमीटर आया। यानी आप इसको कह सकते हैं कि सॉरी 1000 से गुणा किए तो कितना आ जाएगा आपका 9500 सेंटीमीटर, यानी 95 मीटर आ गया। तो आप कहेंगे कि अरे यार लाइन हमने आरएफ से गुणा किया तो 95 मीटर बता रहा है। असल में वो लाइन 100 सेंटीमीटर की थी, उस समय वो नक्शे पर ये काम आया था, लेकिन आज के डेट में ये काम नहीं आ रहा। मतलब कोई नक्शा बना है उस पर एक लाइन है, अभी वो सही है, अभी उसको अगर 10 सेंटीमीटर की है 1000 से गुणा करेंगे तो तुरंत वो 100 मीटर हो जाएगी, फील्ड में 100 मीटर की लाइन के बराबर। लेकिन कल को कोई नक्शा अगर सिकुड़ जाए तो उसको वापस से उसी आरएफ पर इनलार्ज करना सही नहीं है। उसी आरएफ पर इनलार्ज करना सही नहीं है, क्योंकि वो सही रिजल्ट नहीं देगा। ऐसा इसका यूज कहां होता था, जैसे ड्राइंग वगैरह कोई बनाए, उसमें घर का दीवार का साइज वाइज सब कुछ आप बता दिए और फिर आपने कोई एक चीज का डायमेंशन गलती से आप भूल गए। जैसे मान लीजिए छोटा सा रोशनदान था, उसका साइज आप ऐसे मापे और यार उसको उसको मिलाना वहां भूल गए कि अरे वो कितने बाई कितने का है। तो कोई बाद में देखेगा तो कहेगा एक काम करते हैं इसको माप लेते हैं, माप लिए और इसको देख लेते हैं। आज के जमाने में देखिए ऑटो कैड में ये सब चीजें खत्म हो चुकी हैं। ऑटो कैड में सिकुड़ता नहीं, कंप्यूटर थोड़ी सिकुड़ जाएगा, समझ में आ रही है? लेकिन आज भी पढ़ाया जा रहा है, क्या किया जाए। तो कोई लाइन जब सिकुड़ गई तो उसको नया आरएफ देना पड़ेगा, पुराना आरएफ उस पर काम नहीं करेगा। तो पहली चीज ये चीज बताइए, अगर कोई चीज 10 सेंट, अच्छा कोई एक लाइन तो नक्शे पर होगी ना जिसके बारे में ये बोला गया होगा कि वो 10 सेंटीमीटर से घट के इतनी हो गई है, तो एक लाइन का माप भी लिखे रहेंगे ना। तो मतलब 10 वाली अगर 9.5 हो गई यानी 5% कम हो गई, पूरा नक्शा ही 5% कम हो जाएगा ना। तो हमें एक आइडिया लग गया कि एक लाइन किस अनुपात में घट रही है। इसी के आधार पे हमने एक चीज निकाली, एक नाम दिया जिसको बोला श्रिंकेज फैक्टर। क्या बोला नाम को ध्यान समझिएगा, श्रिंकेज फैक्टर। श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है? ये होता है श्रिंकेज लेंथ। ये क्या होता है? श्रिंकेज। मैंने देखिए नक्शे को सिकुड़ जाने की वजह से जो समस्याएं हो सकती थी वो मैंने आपको समझाई, ठीक है ना। अब उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे श्रिंकेज लेंथ, श्रिंकेज लेंथ अपॉन हमने क्या लिख दिया, एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ। बात समझ में आ रही ना? यानी किसी लाइन का श्रिंकेज लेंथ और एक्चुअल लेंथ का अनुपात। यानी कोई लाइन इफ अ लाइन ऑफ 10 सेंटीमीटर becomes 9.5 सेंटीमीटर आफ्टर श्रिंकेज। अगर कोई लाइन ऐसी है जो ऐसा हो गया हो कि 10 सेंटीमीटर की हो, अब 9.5 रह गई हो, तो जो श्रिंकेज फैक्टर होगा वो होगा 9.5/10, यानी यहीं से लिए हैं, बराबर हो जाएगा 0.95। बात समझ में आ रही है? 0.95। तो नया स्केल क्या होगा, यानी पहले स्केल, यानी अब जो श्रिंकेज स्केल होगा, श्रिंकेज स्केल जो होगा वो होगा श्रिंकेज फैक्टर इनटू एक्चुअल स्केल।
इस चीज को नोट कर डालिएगा, इस फॉर्मूले को। एक्चुअल स्केल अगर आपको पता हो तो श्रिंकेज ओरिजिनल या एक्चुअल कहिए उसको, ओरिजिनल स्केल करिए, उसको श्रिंकेज फैक्टर से अगर आप गुणा कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि नया स्केल क्या होगा। जैसे अगर इफ लिखें, इफ ओरिजिनल स्केल इज 1/100, तो श्रिंकेज स्केल क्या होगा इसके लिए, ये वाले केस में। ये सब एग्जांपल मैं दे रहा हूं। श्रिंकेज स्केल क्या होगा, कहेंगे सर इसका यूज कैसे करना, बता रहा हूं अभी। श्रिंकेज स्केल क्या होगा, तो होगा 1/100 इंटू 0.95 बराबर होगा 0.95/100। ये नया स्केल हो जाएगा उसी नक्शे के लिए। पहले जो 1/100 नक्शा था, अब वो 0.95/100 से करेंगे तो वही स्केल काम कर जाएगा। नया जो सिकुड़ने के बाद ये काम करेगा। जब नहीं सिकुड़ा था नक्शा तब ये स्केल था, लेकिन सिकुड़न गुणांक यानी श्रिंकेज फैक्टर की वजह से अब नया आरएफ ये काम करेगा। कैसे काम करेगा इस पर भी मैथमेटिकली आप सोच सकते हैं कि पहले की तुलना में स्केल छोटी हो गई है। पहले की तुलना में स्केल छोटी हो गई। पहले ऊपर 1 था, अब ऊपर 95 है। स्केल जब छोटी होती तो बढ़ा देती है चीजों को ज्यादा। 1/2000 वाली स्केल बड़ी है, 1/4000 स्केल वाली छोटी है, तो 1/4000 वाला ज्यादा बढ़ाएगा चीजों को, वो उसको 968 कर देगा, और 1/2000 वाला 936 कर देगा, और 1/2000 वाला 468 करेगा। जितनी छोटी स्केल वो उतना ही ज्यादा चीजों को बढ़ाती है। इन बातों को गौर से सुनते जाना और गुनते जाना कि जो बोल रहा हूं वो कितना तुम गुण पा रहे हो कि नहीं गुण पा रहे हो। बात समझ में आ रही ना। तो आपने इससे समझा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जेई में, जो कि ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाना चाहिए था लेकिन पूछा था। मैं आपको बता दे रहा हूं क्या था क्वेश्चन था अ मैप वाज, ध्यान समझिएगा, अ मैप इज श्रंक्ड in such a way that a line of 10 centimeter became 9.5 centimeter at this time। ठीक है ना, एक चीज बोला, ठीक है। an area is now measured 100.2 square centimeter on the map। find actual area in the field। RF is equal to 1/1000। आपको RF दे दिया गया है किसी नक्शे का कि 1/1000 है। बोला गया है कि a map is shrunk in such a way that a line of 10 centimeter became 9.5 centimeter at this time। an area is now measured 100.2 square centimeter on the map। find actual area in the field। इसका अर्थ है कि एक नक्शा इस तरह से सिकुड़ गया, हिंदी में समझिएगा, एक नक्शा इस तरह से सिकुड़ गया है कि उस पर 10 सेंटीमीटर की लाइन अब 9.5 सेंटीमीटर की हो गई है। समझ में आ रही बात ना। उस पर अभी एक एरिया मापा गया है 100.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। नक्शे पर 100.2 स्क्वायर सेंटीमीटर मापा गया है। तो फील्ड में एक्चुअल एरिया बताइए, नक्शे पर नहीं, फील्ड में। अरे बड़ा रहा होगा, सिकुड़ के 100.2 हो गया। पहले तो इसको पहले बड़ा करो तो उस समय का आरएफ काम कर जाएगा 1/1000। और अगर इसी को सही कर रहे हो तो फिर नया आरएफ बना लो। दो तरीके हैं सॉल्व करने के दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका, इसको मैं मिटाऊं, इसको मैं मिटा रहा हूं। इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के, फटाफट से समझिएगा ध्यान से चीजों को। पहला तरीका कि कोई नक्शा ऐसे बड़ा रहा होगा, ये सिकुड़ करके ऐसे छोटा हो गया है, ठीक है ना।
पहले वाले नक्शे पर इस स्केल को लगाना सही था। अरे नक्शे को वापस से फील्ड में एरिया पूछ रहा है, किसी चीज का एरिया पता है, फील्ड में पूछ रहा है, तो इसी को उल्टा करके स्क्वायर करके गुणा करना एरिया है। लाइन रहता ना तो 1/1000 की जगह सीधे 1000 से गुणा करते आ जाता, लेकिन एरिया में आरएएफ का स्क्वायर करके गुणा करना होता। तो ये तो था कि अगर ओरिजिनल एरिया पता चला, ध्यान समझिएगा, दो तरीका है। ओरिजिनल एरिया, ध्यान समझिएगा, एरिया इंटू 1000/1 का स्क्वायर एक तरीका है निकालने का। ओरिजिनल एरिया, ये तो श्रिंकेज एरिया है, 100.2 अभी मापा गया है। तो एक तरीका है, पहला तरीका कि ओरिजिनल एरिया हो और 1000/1 से स्क्वायर करके गुणा कर दिया जाए, फील्ड में एरिया आ जाएगा। चूंकि ये ओरिजिनल एरिया सेंटीमीटर में रखेंगे तो फील्ड में भी एरिया सेंटीमीटर में आएगा। दूसरा श्रिंकेज एरिया, श्रिंकेज एरिया इनटू, ध्यान समझिएगा, श्रिंकेज आरएफ का, श्रिंकेज आरएफ का क्या कर दें स्क्वायर। ये तो नया, ये पुराना वाला आरएफ है, श्रिंकेज आरएफ का कर दीजिए। श्रिंकेज एरिया है तो श्रिंकेज आरएफ का यूज करिए, ओरिजिनल एरिया है तो ओरिजिनल आरएफ का। ओरिजिनल एरिया कैसे पता चलेगा? ओरिजिनल एरिया तो पहला चीज कि श्रिंकेज वाले का निकाल लेते हैं। श्रिंकेज एरिया कितना होगा? अरे भैया श्रिंकेज एरिया दिया है 100.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। श्रिंकेज आरएफ कितना होगा? पहले चीज की श्रिंकेज फैक्टर कितना है, ध्यान दो। श्रिंकेज फैक्टर 9.5 वाली लाइन, श्रिंकेज फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? श्रिंकेज लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, यानी 0.95। यहां तक कोई दिक्कत है क्या कि 0.95 कैसे हुआ? बात समझ में आ रही ना? अब यहां पर श्रिंकेज फैक्टर आपने समझ लिया, तो आप एक चीज समझिएगा इसको। अच्छा, श्रिंकेज स्केल कितनी हो जाएगी? श्रिंकेज स्केल कितनी हो जाएगी आपकी? श्रिंकेज स्केल तो वो हो जाएगा 0.95। अब ये वाला तो देखिए ना, ये स्केल 1/1000 है, तो ये श्रिंकेज फैक्टर की जगह श्रिंकेज आरएफ जो हो जाएगा, स्केल कहिए या आरएफ कहिए, बात एक ही है। तो ये है ही ना, है यहाँ पे श्रिंकेज आरएफ कितना है, श्रिंकेज फैक्टर ही आया, श्रिंकेज स्केल, श्रिंकेज फैक्टर इंटू एक्चुअल स्केल, तो श्रिंकेज फैक्टर 0.95 इंटू एक्चुअल स्केल 1/1000, यानी 0.95/1000 ये हुआ। तो हम लोग यहाँ क्या कर दें, श्रिंकेज आरएफ, यानी श्रिंकेज आरएफ का यूज करें तो 0.95, देखिएगा ध्यान से, 0.95 बटा, अच्छा श्रिंकेज एरिया फील्ड में ले जाना ना, यहां पर तो तुम 1000/1 किए, तो यहां पर भी श्रिंकेज आरएफ में 1000/0.95 करोगे ना, तो यहां पर 0.95 1/1000 से नहीं गुणा करना, बड़ा करना है, तो यहां पर करोगे 1000/0.95 का स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, श्रिंकेज एरिया आज श्रिंकेज आरएफ, यहाँ पे श्रिंकेज आरएफ है, श्रिंकेज आरएफ नहीं होता, जिससे आरएफ ये है, तो आरएफ को उल्टा किए हो ना, 1000/1 किए हो बड़ा करने के लिए, तो यहाँ भी श्रिंकेज आरएफ को भी उल्टा करके यूज करना। एक चीज, एक तरीके से निकालोगे यहाँ आंसर आएगा। दूसरा तरीका से ओरिजिनल एरिया क्या होगा, ओरिजिनल एरिया कैसे पता चलेगा? यहाँ पे जो लोग समझ रहे हैं सर सिस्टमेटिक लगवाइए, जेई में लगाना है, सिस्टमेटिक की कोई जरूरत नहीं है, जो जहां जैसे मिले लगा के खाली हो जाओ। अब देखो ओरिजिनल एरिया कैसे पता चलेगा, तो ओरिजिनल एरिया का तरीका यह है, ध्यान समझना। ओरिजिनल एरिया जो होता है वो होता है सीधा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, वो होगा श्रिंकेज एरिया, श्रिंकेज एरिया अपॉन श्रिंकेज फैक्टर, श्रिंकेज फैक्टर। बात समझ में आ रही ना? कैसे? तो यहां पर लिखो ना 100.2/0.95, इसका वैल्यू निकालो जरा, 100.2/95 का वैल्यू निकालो। 100.2/0.95 की वैल्यू निकाल के बताइए जल्दी से कितना आ रहा है। आ रहा है, अच्छा एक और यहाँ पे 0.95 का स्क्वायर रहेगा, एरिया है, लाइन के केस में डायरेक्ट भाग देते, तो ये आता है 111 दशमलव, क्या आ रहा है आपका 111.02, 111.02। कैसे हुआ है एक चीज बताना दोस्त, मैं आपको समझा रहा हूं अभी, सिंपल सा बात समझिएगा। यहाँ पे एक चीज समझिएगा आप,
कोई चीज है, यहाँ पे ऐसे समझ लो 10 सेंटीमीटर की है, ध्यान समझो 10 सेंटीमीटर की है, सिकुड़ के 9.7 हो गई, ऐसे समझना पहले ध्यान से। मैं कहूं अगर कि जो 9.7 हुआ है उसका श्रिंकेज फैक्टर कितना होगा, श्रिंकेज फैक्टर तो कहोगे 0.97 हुआ है। अगर मैं कहूं कि कोई चीज 97 है इस टाइम, ध्यान समझना 97 है, तो वो एक्चुअली कितना रहा होगा। जैसे 10 वाली चीज सिकुड़ के 9.7 हो गई तो तुमने श्रिंकेज फैक्टर निकाला 9.7/10 निकाल लिया। अच्छा, जो 10 वाली 9.7 हुई होगी तो जाहिर सी बात है जो 97 इस समय है वो 100 रहा होगा, वो 100 रहा होगा कि नहीं रहा होगा। कैसे, तुमको आइडिया नहीं लग रहा? 10 वाली सिकुड़ के 9.7 तो 100 वाली सिकुड़ के 9.97 हो गई होगी। लेकिन वापस से कैसे पता चलेगा, वापस से कैसे पता चलेगा कि जो अभी 97 है वो पहले कितना रहा होगा? तो अब ये तो आसान आंकड़ा था, तुमने बता दिया कि सर जब 10 वाली 9.7 हुई है तो जाहिर सी बात है 100 रहा होगा ये। लेकिन इसको निकालने का तरीका है कि आपका जो इस समय सिकुड़ा हुआ है ना उसमें श्रिंकेज फैक्टर यानी 0.97 से क्या करिए, भाग दे दीजिए। तो ये अपने आप 0.97 से जैसे ही इसमें भाग देंगे तो इसको हटाइए ना, यहाँ पे तुरंत ऊपर 100 आ जाएगा। नहीं आया? तुमने क्या किया, वास्तव में पहले सिकुड़ने के पहले कोई चीज कितनी रही होगी इसके लिए, सिकुड़ने के बाद बटा श्रिंकेज फैक्टर, सिकुड़ने के बाद बटा श्रिंकेज फैक्टर, सिकुड़ने के बाद बटा श्रिंकेज फैक्टर। लेकिन वो लाइन था, ये एरिया है, इसलिए श्रिंकेज फैक्टर का क्या होगा, स्क्वायर। जैसे इसको सॉल्व करोगे 111.02 आ जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन जहां लिया गया था ना वहां ये लिखा है लाइन को 9.7 सेंटीमीटर, मैंने 9.5 ले लिया है, इसलिए हम लोग का आंसर हो सकता है डिफरेंस आए उसकी तुलना में जो हम लोग को एग्जाम में मिला था। एग्जाम में जो मिला था जेईई में उसमें यहाँ 9.7 हो गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का ये आ रहा है। बस ये ध्यान रखिएगा जो लोग जेईई कहीं क्वेश्चन देखे होंगे तो उनको शायद ज्यादा वो ना लगे। तो 111.02 जो है वो इसका एरिया आ गया। तो एक तरीका है कि 111.02 ओरिजिनल एरिया है स्क्वायर सेंटीमीटर में, उसको आप 1000/1 के स्क्वायर से गुणा करिए तब भी एक आंसर आएगा, या फिर 100.2 को 1000/0.95 के स्क्वायर से गुणा करिए तब भी सेम आंसर आएगा। ये चीज जान लीजिए। आप ये मुझे निकाल के बताइए कि ओरिजिनल एरिया में हमने अपना आरएफ यूज किया पुराना वाला तब आंसर कितना आ रहा है, और ये श्रिंकेज एरिया में नया आरएफ किया तब आंसर कितना आ रहा है। दोनों स्क्वायर सेंटीमीटर में फील्ड में एरिया बताएंगे, निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आप बता सकते हैं तो बताइए कि कितना। कैलकुलेट करके बताना है, बताइए कि दोनों क्या सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना, सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखिए मैंने सोचा था कि आज मैं स्केल पढ़ा करके वर्नियर तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन अब वर्नियर पढ़ाने में आधा घंटा और लग जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तक का ये डेमो का क्लास आपका चला, वर्नियर स्केल के बारे में मैं अगली क्लास में कभी और बता दूंगा, ठीक है ना। तब तक मैं बार बार कह रहा हूं कि जितना अभी पढ़ाया हूं, जितना अभी पढ़ाया हूं वर्नियर के क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आपके हो जाने हैं, बाकी सारे क्वेश्चन। दूसरी चीज, कोई भी क्लास होगी तो उसके बाद उस क्लास में जैसे एक चैप्टर पूरा अगर कंप्लीट हुआ तो उस चैप्टर के जितने एमसीक्यू हैं वो भी कराए जाएंगे आपको स्क्रीन पर। पूरा जितना आपने पढ़ा उसके एमसीक्यू भी कराए जाएंगे। तो जिनका मन है कि मैं अपने से एमसीक्यू करूंगा वो किताब से करें, जिनका मन है कि मैं जेईई का कोर्स लिया उसका एमसीक्यू करूंगा तो उनके लिए एमसीक्यू स्क्रीन पर कराया जाएगा। साथ साथ एक चैप्टर खत्म होगा फिर एमसीक्यू, फिर चैप्टर खत्म फिर एमसीक्यू, ऐसे चलता जाएगा। बैच अवेलेबल है, स्टोर का लिंक आपके एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए कोर्स को फटाफट से परचेज करिए। वर्नियर के बारे में बात निश्चित रूप से अगले लेक्चर में कर दूंगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।